चलो करंट शुरू कर रहे हैं। ये जनवरी 26 का करंट अफेयर्स है और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी ग्रुप में। टेलीग्राम पे भी मैं डाल दूंगा मेरे चैनल पे। और 8 पेज है, पन्ना 8 मतलब 15 पेज है। प्रिंट कर लिया, फाइल बना दिया। 3 महीनों का जब हो जाएगा उसके बाद त्रैमासिक बुकलेट देने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी, वो आपको मिल जाएगी। और इसके बाद में आप उसको साथ साथ में ये पेजेस पढ़ते रहो, एक फाइल बना दो ताकि उसमें कुछ चीज़ें बाद में और आपको कुछ मिलती है तो आप उसमें ऐड कर सकते हो। त्रैमासिक तो लास्ट में रिवीजन के लिए आपके काम आ जाएगी। ठीक है, अब आते हैं अपन मूल पॉइंट पे। आपको करंट अफेयर में इसके अलावा कुछ भी नहीं देखना है फालतू। ये अपने आप में सफिशियंट है ना, कहीं पे भी माथा बोड़ियाँ नहीं करनी है। और सूजस अखबार जितने भी ऑथेंटिक सोर्सेज हैं सारे कवर किए। पिछले साल भर से मैं करंट अफेयर्स यूट्यूब पे दे ही रहा था, आपने देखा होगा। और अभी तक का ये है कि जब से करंट अफेयर मैंने डालना शुरू किया तब से जितनी भी परीक्षाएं हुई, राजस्थान पढ़ा रहा था। पिछले साल तो पूरा राजस्थान ही पढ़ाया था, कोई 18 17 18 क्लास ली होगी। तो ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा कि 90% तक सवाल उसमें आए हैं। आप लोगों ने देखे होंगे, मैं सोल्यूशन भी करवाया। आगे भी यही रहेगा। तो इतना कर लोगे तो खूब है। अब इसकी जितनी भी खबरें हैं सारी की सारी सूरत से ली गई है, साथ में डीआईपीआर से, अखबारों से, और जहां जहां भी कोई ऑथेंटिक सोर्सेज है वहां से सारी खबरें ले ली गई है। तो हाँ, क्या बेटा? जनवरी की क्रोनोलॉजी? हाँ, क्रोनोलॉजी देखना चाहो तो भले देख लेना, मैं मना करूंगा नहीं, बट मैं ये कहूंगा कि ये पर्याप्त है। ठीक है। और 2 बुकलेट अपनी मैं आपको दे दूंगा, एक मार्च लास्ट में, एक जून लास्ट में, 3 3 महीने वाली। तो 6 महीने की बुकलेट देख लेना। 10 में से आपको 8 9 सवाल मिल जाएंगे, इतने अपने से होंगे वैसे भी। और फिर अगर जून में कोई एक आधी और कोई किताब ला के देखते हो तो रिवीजन हो जाएगा, कोई नुकसान वाली बात नहीं है, अभी बीच में देखने की जरूरत नहीं। ठीक है। और समीक्षा का मैंने शुरू कर दिया है, वो आपको जैसे ही 2 या 4 दिन बाद मैं आपको समीक्षा की बुकलेट दे दूंगा और पीपीटी पे लाके इसको आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है। अब याद था ना करना, या मत हाथ मत घड़िया करा के मारता तुम, हम याद होई गो। ये तो याद नहीं हो घरे जाया, नौकरी था, नौकरी टाबर गणाए याद करने वाला। चलो अपन शुरू करते हैं योजनाओं से। पीपीटी सही है? सही दिख रही है आपको? इसलिए मैंने इस कलर में बनाई ताकि सबको दिख सके अच्छे से। सबसे पहली योजना है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। आपको पता है अभी बजट में दिया कुमारी ने एक शब्द बोला था कि हम नौकरी करने वाले नहीं, नौकरी करवाने वाले, जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बनाएंगे आप। मतलब आप एक उद्योगपति बनोगे और कई लोगों को, मेरे जैसों को जॉब दोगे आप। मेरे जैसों का मतलब जैसे थे कोचिंग खोल ली तो मास्टर, मेरे जैसा मतलब मैं अब इस समय पूरे मास्टर समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। सही है? एक रहा सही है जो तो कहने का मतलब है कि स्वरोजगार योजना इसमें सीधा सीधा है कि भाई अब आपको खुद का अपना रोजगार देखना है। किसको? युवाओं को। और लोगों को रोजगार देना है। अब रोजगार मांगने वाले मत बनो बल्कि रोजगार देने वाले बनो। तो सीधी सीधी बात है कि इस योजना में क्या होगा कि हम आपको पैसे देंगे उधार, लोन देंगे, और आप धंधो खोलो, धंधो खोले लोगों को नौकरी दो। ये इनका मेन टारगेट है। ये योजना भी युवा दिवस के दिन आई। युवा दिवस कब मनाया जाता है? सवाई मानसिंह स्टेडियम में। यहाँ पे युवा नीति और ये स्वरोजगार योजना और ऐसे रोजगार नीतियां 3 4 कार्यक्रम जारी किए थे। उसमें पहला टारगेट ये था। टारगेट क्या है? प्रदेश के 1 लाख युवाओं को उद्योगपति बनाना है, उद्यमी बनाना है। तो युवाओं ने कह दिया भाई हमारे रुपया कौन उद्योगपति कैसे बनेंगे हम? आपके पास पैसे नहीं है तो हम आपको 10 लाख रुपए का लोन दे देंगे, और उसका ब्याज रुपया ही लगेगा नहीं, बिल्कुल 100% ब्याज आपकी गवर्नमेंट भरेगी, आपका ब्याज लगेगा नहीं। बस हम भगवान से उम्मीद ये करते हैं, भगवान मतलब ऊपर वाले सरकार के से, कि ये उनको ही मिले जिनके सच में उद्योग खोलने की आवश्यकता नहीं। नहीं तो क्या है कि कई लोग फर्जी लोन ले जाते हैं, उद्योग खोलते ही नहीं है, और अपना प्लान व्लान सेट करके और पैसे ले लेते हैं, यूज कर लेते हैं, कहना जाए गाँव में ब्याज में दे 8 मिट्टी ले जाए जो मजो करे करे ले जाने जा। और
साथ में हम और भी लाभ देंगे, 50,000 तक की मार्जिन मनी देंगे। मार्जिन मनी की होया करें, मार्जिन मनी क्या होती है, मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे आपको एक घर बनाना है, उस घर की रेट आई 80 लाख रुपए, जैसे घर बनाया, 80 लाख रुपए घर की पूरी कॉस्ट आ रही है। आपने लोन फाइल किया। लोन घर के ऊपर दो टाइप का मिलता है, एक हाउस लोन होता है, एक होम लोन होता है। अब होता क्या है कि अगर आपको घर बनाना है तो पहले लोन लिया जाता है नींव वीव देखने के बाद, निर्माण के लिए, जैसे होम लोन बोलते हैं, होम बनाने के लिए, वो सस्ता पड़ता है। एक हाउस लोन होता है जो घर को गिरवी रख के, मॉर्गेज रख के लिया जाता है, वो थोड़ा महंगा होता है। तो आपको होम लोन लिया, जैसे 80 लाख का बजट है, 50 लाख रुपए का लोन मिला, तो शेष कितनी राशि रही? ये 30 लाख आपको खुद को भरनी है। इस 30 लाख को हम क्या कहते हैं? मार्जिन मनी कहते हैं। तो आपको 10 लाख रुपए का आपको लोन मिलेगा। मान लो कि आपका प्रोजेक्ट 13 लाख रुपए का है, पीछे कितने रुपए आपको लगाने पड़ेंगे? 3 लाख। अब ये 3 लाख रुपए मार्जिन मनी है। तो इसमें से भी इन्होंने कहा कि 50,000 तक हम आपको इसमें भी सहायता देंगे। तो बड़े गरीब हो थाना, अगर उद्योग खोलने से तो थाना वो 50,000 रुपया और भी आपको हम देंगे। और ये जो क्रेडिट गारंटी है माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए, ये सीजीटी में क्या होता है? सीजीएमएसई, सॉरी, सी का मतलब होता है क्रेडिट गारंटी। क्रेडिट गारंटी का मतलब लोन देने की गारंटी होती है। एक ट्रस्ट बना हुआ है उन उद्योगों के लिए जो माइक्रो और स्मॉल टाइप के उद्योग होते हैं। तो इनकी शुल्क भी हम हमारी तरफ से देंगे, आपको कोई शुल्क भी नहीं भरना है। तो जो भी कोई उद्यमी है वो ऐसा लोन ले सकता है। ये सारे के सारे मुख्यमंत्री की घोषणाएं हैं। अब आपकी बात यह है कि कितना लोन मिल सकता है किसको। अगर आप 12वीं पास तक है तो आपको, अगर सर्विस और ट्रेड का काम करना है तो आपको 3.5 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर, निर्माण, मैन्युफैक्चर का काम करते हैं, कोई जैसे कोई गोंद बनाने की कंपनी खोलनी है, या कोई घी बनाने की, या फिर कोई आपके रबड़ बनाने की, या ऐसे कोई बनाने, खिलौना बनाने की, तो आपको कितने मिलेंगे? 7.5 लाख रुपए। सर्विस सेक्टर में जाते हैं, स्नातक का कोई व्यक्ति है, आईटीआई या हायर एजुकेशन का प्राप्त किया हुआ, तो 5 लाख रुपए, और विनिर्माण के लिए 10 लाख रुपए। कैटेगरी है, हम थे जैसे हैं स्नातक हो तो थाना 5 लाख या 10 लाख का लोन मिले। अब आपने कहा कि हमें सर सर्विस सेक्टर में काम करना है, कोई स्कूल खोलना है या ई टाइप को काम करना, तो आपको कितने मिलेंगे? 5 लाख रुपए। अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, कोई जैसे कोई लकड़ी के कोई खिलौने बनाने का काम वगैरह, तो आपको कितना मिलेगा? 10 लाख रुपए लोन मिलेगा। और अलग से मार्जिन मनी। देखो इसका सवाल कैसे आता है परीक्षा में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है कि नहीं। फिर आता है कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 10 लाख रुपए का निःशुल्क या 100% ब्याज अनुदान सहित आपको ऋण मिलेगा। फिर दूसरा ऑप्शन आता है कि स्नातक उद्यमी होंगे उनके लिए इतना इतना मिलेगा। मार्जिन मनी ये रहेगी। कोई भी तथ्य परीक्षक है वो ऑप्शन में बना सकता है। अब हम क्या करेंगे, हम अगर तथ्य सारी चीजें ढंग से नहीं याद करेंगे तो कोई भी छोटा सा तथ्य आपसे पूरा प्रश्न गलत करवा सकता है। तो ढंग से इसको एक बार देख लेना। अब कौन लोन ले सकता है, इसकी पात्रता क्या है? पात्रता यह है कि राजस्थान का निवासी होना सबसे पहली शर्त है। राजस्थान का अगर निवासी नहीं है तो एमपी वालों को तो नहीं मिलेगा, ये नॉर्मल बात है, याद रखने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात यह है कि 18 साल का आदमी काम करना शुरू कर सकता है। 18 से लेके 45 वर्ष तक की जो उम्र है वो उस समय होना जरूरी है। युवा उद्यमी है तो युवाओं की उम्र भी देखी जाएगी, यानी 60 साल कोई आदमी जावे तो देखो क्योंकि वो युवा रहे हो। 18 से 45 वर्ष की उम्र, न्यूनतम कितरो 8वीं पास, तो मतलब लगभग थे हैंग लोन लेने के लिए पात्र हो। ठीक है। और साथ में क्या है, यदि कोई फर्म, कंपनी या कोई पार्टनरशिप ऋण लेती है तो 51% से अधिक स्वामित्व युवाओं का होना अनिवार्य है। कोई फैक्ट्री अगर मान लो लोन ले, कोई फर्म में पहले से बनी हुई, कोई व्यक्ति लोन न लेके कोई फर्म लोन लेती है, तो उस फर्म में भी जो पार्टनरशिप में उसमें युवा है वो 18 से 45 वालों का मेजोरिटी हाईएस्ट होनी चाहिए, मतलब युवाओं की भागीदारी अधिक होनी चाहिए। ये इसमें बात की गई। और इसके अंदर, बजट के अंदर इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया। क्या किया गया, इन्होंने कहा कि इस वर्ष हम है वो 30,000 युवाओं को लाभान्वित करेंगे। टोटल कितने करने हैं? 1 लाख। इस साल कितने करेंगे? 30,000 के आसपास, ये इन्होंने बात की है। और इन्होंने क्या कहा है कि एक नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना इसकी टाइप की, जो स्त्रियों के लिए रोजगार देती है, महिलाओं के लिए रोजगार देती है, उनके लिए एक पहले से योजना चल रही है।
तो उन्होंने कहा कि उसमें हम पहले 50 लाख से बढ़ा के अब कितने रुपए की सहायता ऋण करेंगे, 1 करोड़ के। नारी शक्ति का पहले से चल रहा है, नारियों के लिए लोन की मात्रा ज्यादा है। वरना छोरो वायरल हो तो ना करो कि साइकिल यो दियो है यो दियो मारे काट काट लागोड़ा है। देखो मैं माने साइकिल दियो मैं हो रहा फ्रो यो गलियों में जगह खाओगे ऐसा कुछ बोला था ना तो अब हम आते हैं दूसरी योजना पे। तो पहली योजना थारे समझ में आई, स्वरोजगार योजना है, लाख लोगों ने उद्यमी बनाना है, 10 लाख रुपये लोन मिले, 50,000 मार्जिन है, 8वीं से लेके स्नातक तक, 18 से 45 वर्ष की इसकी आयु है। और इस तरह से ये योजना काम करेगी। 12 जनवरी युवा दिवस के अवसर पर इस योजना को आरंभ किया गया। दूसरी योजना है पीएम विश्वकर्मा योजना। पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर, इसका मतलब ये योजना राजस्थान सरकार की नहीं है बल्कि केंद्र सरकार की। विश्वकर्मा ऋषि हुए हैं प्राचीन, देवता के रूप में जाने जाते हैं, उनकी देवता माने जाते हैं जो कलाकार वर्ग है, जो स्किल्ड लोग हैं, क्रिएटिव लोग जैसे हम कहते हैं, सृजनशील लोग जैसे सुथार है, सोनार है, कुम्हार है, ये जो कला बनाते हैं विभिन्न सारे, कोई धातु से कला का प्रदर्शन करता है, कोई मिट्टी से कला का प्रदर्शन करता है, ये जितने भी लोग हैं इन सब ये सब विश्वकर्मा को पूजते हैं और विश्वकर्मा कला के देवता माने जाते हैं, सृजनशीलता के देवता माने जाते हैं। तो जब जब कभी आप विश्वकर्मा योजना का नाम सुनो ना तो आप समझ जाना कि किसकी बात की जा रही है। उन जातियों की बात की जा रही है, उन वर्गों की बात की जा रही है जिनका संबंध किससे है, स्किल से है, क्रिएटिविटी से है, कला से है। तो इसमें ये सारे के सारे लोग आते हैं। ये योजना पहले से चल रही है और योजना को प्रोत्साहन देने के लिए क्या करते हैं, कंटिन्यूसली उनको आपके प्रोत्साहन देने के लिए पुरस्कार देते हैं। जैसे अब पीएम विश्वकर्मा योजना में क्या क्या चल रहा है, लोन देते हैं कोई भी काम धंधो शुरू करना है तो। इसके अलावा बेचने के आइटम पर भी कोई न कोई पुरस्कार देते हैं ताकि हर व्यक्ति जो है वो आपके इस योजना का फायदा ले सके। अगर मैं इस योजना के ऋण स्वीकृति का जो सेगमेंट था, जो लोन दिए लोगों को, उसकी बात करूं तो राजस्थान पूरे देश में किस स्थान पे रहा, दूसरे। तकरीबन 53,500 लोगों को, 53,552 लोगों को 466 करोड़ रुपए के लोन इस योजना में गवर्नमेंट ने आवंटित किए। और इस हिसाब से राजस्थान देश में किस स्थान पे रहा, दूसरे स्थान पे रहा। और जो औसत ऋण वितरित हुआ है राजस्थान देश भर में वो 83,000 रुपए रहा है, लेकिन राजस्थान ने कितना किया है, 87,000। मतलब देश की औसत से भी ये लोग थोड़े ऊपर गए हैं। और इसी योजना में कारीगरों को प्रशिक्षण देने के लिए, कारीगरों को टूल किट समझते हो ना, पूरे औजार वगैरह, उसके मामले में राजस्थान कितने स्थान पे रहा है, तीसरे स्थान पे रहा है। अगर आप आगे देखोगे तो इसमें कौन कौन वर्ग आते हैं, स्वर्णकार आ जाते हैं, मूर्तिकार आ जाते हैं, टूल किट बनाने वाले आ जाते हैं, कुम्हार आ जाते हैं, और या थोड़ा एंड ऑल ये जो टूल किट वाले ये साथ में ले सकते हो। क्या बोला, पहले स्थान पे देख लेना लिस्ट में, अपने को काम का नहीं, अपने को खाली राजस्थान याद रखना है, ठीक है। क्योंकि आगे इतने सारे इंडेक्स आएंगे ना जिसमें हर स्टेट की रैंक हमारे लिए याद करना क्या पॉसिबल होता नहीं है, ठीक है। तो हमें मोस्टली ये ध्यान रखना है कि हमारा राजस्थान कहाँ स्टैंड कर रहा है, बस। इससे अधिक जानकारी का कोई सेंस नहीं, क्योंकि अपने कोर्स में केवल और केवल राजस्थान का करंट अफेयर्स है, ठीक है। तो आप इसको याद कर लेना। तो इसमें ये 5 वर्ग मोटे मोटे तौर पे लिए हैं, स्वर्णकार, मूर्तिकार वगैरह। ये तो आपको देखो नाम से पता चल जाएगा, ऑप्शन देखोगे ना उससे पता चल जाएगा कि विश्वकर्मा योजना में है कि नहीं। तो टूल किट में तीसरे स्थान पे रहा है, ऋण वितरण में कितने, कौन से स्थान पे, दूसरे स्थान पे रहा है। उसके बाद में इसी दिन, युवा दिवस के दिन, युवा नीति जारी की गई, यूथ पॉलिसी, राजस्थान ने यूथ पॉलिसी जारी करी है। और अब इसमें आपको पता है कि युवाओं को कौशल युक्त बनाना वगैरह, ये एक ऐसे कॉमन पॉइंट है जो आप नहीं भी पढ़े हुए हो तब भी कर लोगे। क्योंकि देखो, युवाओं को कौशल युक्त बना दो, स्वस्थ बना दो और आत्मनिर्भर बनाओ। ये मेन मोटो यही है कि युवाओं को ये कहो कि नौकरी के प्रयास नहीं करें, बल्कि काम धंधो करो, खाओ पियो, मौज करो, क्या फालतू तैयार करो। ये कहना ले, कौशल युक्त बनो, मतलब स्किल होनी चाहिए आप में। आत्मनिर्भर बनो, घर से पैसे मत मांगो, ठीक है। और फिट एंड फाइन रहो, क्यों लाइब्रेरी हडनो गंद होंगनो, घरी काली हो रही लाइब्रेरी, हालत खराब हो रही है। मस्त रहो, फिर आराम दिन पूरा काम करो, रात रोटी ठोके घरे घरे घूर रही हो आप परिवार बड़ा। ये है युवा नीति का मेन उद्देश्य।
युवाओं को कहा जा रहा है कि आपको अपना ये जो यौवन अवस्था है इसको बर्बाद नहीं करना है आपको, ठीक है, राजस्थान सरकार का। और ऐसा करके आप एक नेतृत्वकर्ता बनिए, लीडर बनिए आप। ये सरकार का मोटो है, बजट में आपने देख लिया होगा कल। देखा नहीं कल? चलो, इसके स्तंभ क्या क्या है? इस नीति में किसकी बात की गई है? शिक्षा दो, शिक्षा, आधुनिकता, जॉब सीकर नहीं चाहिए हमें, जॉब क्रिएटर चाहिए। आप क्या हो? जॉब सीकर। आपको क्या बनना है? जॉब क्रिएटर। सरकार में लोन लो स्वरोजगार योजना में और बन जाओ कि जॉब क्रिएटर। ये है युवा नीति का उद्देश्य। इसके अलावा स्वास्थ्य का ध्यान रखो, नेतृत्व वेतृत्व करो, समाज रो। इस पूरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए 3 लेयर काम किया इन्होंने। पहला, एक हाई लेवल की कमेटी बिठाई है, मंत्री जी की। हाई लेवल का मामला है ना तो सीधा मंत्री अध्यक्ष होता है डायरेक्ट। और एक राज्य स्तरीय टास्क फोर्स बैठाई है, एक कोर कमेटी बिठाई है। ये सारे मिलके और इस नीति को लागू करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद में एक नीति और जारी की, राजस्थान रोजगार नीति 2026। हम इससे नाम से सारी कहानी खत्म हो जाती है कि मार्च 2029 तक कितने लोगों को? 15 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना। 15 लाख की है। अपने 4th ग्रेड में कितना आया था फॉर्म? 25। मतलब सरकार टारगेट 4th ग्रेड फॉर्म इसीलिए भरवाए थे, पता चल सके कि कुल बेरोजगार कितने हैं। ठीक है, अब बेरोजगारों की संख्या पता चल गई। अब ये क्या करेंगे? अब इनको पता चला कि 15 लाख रोजगार 2029 तक हमें वो क्रिएट करेंगे, ये टारगेट रखा गया है। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय रोजगार अवसरों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक ई जॉब फेयर। ई जॉब का मतलब होगा आपको अंतरराष्ट्रीय स्तर के जॉब भी दिलाए जा सकते हैं, ठीक है। एक एडो मेड़ो लागे जेके हम ऑनलाइन एप्लीकेशन रे माध्यम के थे घर बैठे बैठे काम करो, एडी जॉब रो व्यवस्था भी करे जल्दी जाए ने 15 लाख वाला मामलो पूरा हुआ है। ये पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा, सारा कुछ डिजिटल करेंगे। उस निगरानी करनी हो चाहे क्रियान्वयन करना हो, ये सब करेंगे। रोजगार का एक पोर्टल बना दिया जाएगा, एआई आधारित होगा। लिखा कितना बढ़िया बढ़िया है। होगा क्या ये तो आपको ही पता है, तो बना ही ध्यान है। अब आते हैं, मंत्रिमंडल ने कुछ नई नीतियों को मंजूरी दी है। राजस्थान एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी। एरोस्पेस पता है क्या होता है? एरोस्पेस का मतलब होता है अंतरिक्ष और वायुमंडल के अंदर जो यान जाते हैं, जो सैटेलाइट वगैरह जाते हैं, वो जिनका उपयोग डिफेंस में होता है। अब आपको पता है कि आजकल जो भी युद्ध होता है, तो आजकल के युद्ध थल सेनाएं कम लड़ती है, वायु सेनाएं अधिक लड़ती है। वायु सेना में भी एयर वॉर ही होता है, उधर से वो भेजते हैं, इधर से अपन भेजते हैं, अपन तो कहीं ठाई को पड़े ऊपर ऊपर की चल रही हो। तो आज की तारीख में इस एरिया में रिसर्च करने की सबसे अधिक जरूरत है। जेड़े बाड़मेर में पत्रकार भेजा होगा 36 गिरे ड्रोन बाड़मेर में। 36 ड्रोन केत में आया, बिजड़ लिखे नहीं 40 ड्रोन आए और गिरे। कुछ भी हो जाए, उस समय हुआ था ना ऑपरेशन सिंदूर के टाइम, ठाको नहीं, ऐसा माहौल सेट किया इन्होंने कि पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ चल रहा था उस समय। तो अब देखिए, तो रक्षा क्षेत्र में और एयर स्पेस क्षेत्र में राजस्थान आगे बढ़ने का प्रयास करेगा। इन्होंने कहा कि हम यहां पे इस इंडस्ट्री का हब बनाएंगे, राजस्थान में रक्षा उपकरण बनाएंगे, एरोस्पेस उपकरण बनाएंगे। विनिर्माण का प्रमुख हब बनाना है। इसमें एमएसएमई की विधान ध्यान तो है। पहले एम का मतलब है माइक्रो, छोटे उद्योग, सूक्ष्म उद्योग। एस का मतलब है स्मॉल उद्योग, थोड़े से बड़े। उसके बाद में है मीडियम, वो उससे भी थोड़े बड़े। तो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज, ठीक है। इंडस्ट्री मोटे मोटे तौर पे 4 टाइप की होती है। माइक्रो सबसे छोटे, स्मॉल थोड़े से बड़े, उससे बड़े मीडियम, और फिर होते हैं बड़े प्रोजेक्ट। बड़े प्रोजेक्ट इतना ध्यान नहीं देते। मैं बताऊं, भारत
जितना भी सामान दुनिया को बेचता है उसका सबसे अधिक हिस्सा कहां से प्रोडक्शन होता है? एमएसएमई से। बड़ी इंडस्ट्री को जरूरत नहीं है, जैसे रिलायंस बड़ी इंडस्ट्री है, अडानी बड़ी इंडस्ट्री है, इनको किसी भी प्रकार की सहायता की जरूरत नहीं है, ये सरकार से वैसे काम करवा देंगे। सरकारी संरक्षण की आवश्यकता सबसे अधिक किसको है? एमएसएमई को। एमएसएमई जैसे अगरबत्ती बनाने वाले, सुपारी बनाने वाले, इत्र बनाने वाले जो छोटे छोटे उद्योग है ना, ये एमएसएमई कहलाते हैं। और इंडिया जितना भी अपना प्रोडक्ट जो आपके दूसरे देशों में भेजता है वो मोस्टली किससे प्रोडक्ट हो रहा है? एमएसएमई से हो रहा है। इसलिए सरकार का पूरा प्रयास रहता है कि इस इंडस्ट्री को पूरा संरक्षण दिया जाए ताकि हम दुनिया में अधिक से अधिक वस्तुओं को एक्सपोर्ट कर सके। तो एक्सपोर्टर ध्यान है, एक्सपोर्टर मतलब कि निर्यात, और इम्पोर्टर मतलब कि वे आयात। थानो कोई भी शब्द समझ में नहीं है तो मन पूछ ले आयो नहीं, तन शब्द समझ में को आयो नहीं, इन होकाराटे को लारे हाँ रेडी तो की है कि मजो हो जा थारे, मारे तो टेंशन कहीं हूं तो फ्री हो जाए घंटे में। तो मरम्मत स्टार्टअप वगैरह किया जाएगा। अब इसकी कई सारी कैटेगरी बनाई है, जैसे विनिर्माण। देखो मैंने आपको एक बात बताई थी थोड़े समय पहले कि एक होता है विनिर्माण, एक होता है सर्विस सेक्टर। विनिर्माण वस्तुओं का निर्माण करता है, जैसे अब ये रिमोट कहीं बना है तो ये विनिर्माण हुआ है, ठीक है। अब ये बन गया, इसकी मार्केटिंग करना क्या है? सर्विस। इसको बेचना वगैरह ये मार्केटिंग सर्विस है। अच्छा, ये बेंगलुरु में बना, बाड़मेर पहुंचा, बीच में परिवहन से होके आया, परिवहन क्या है? सेवा। समझ में आ रही ना बात? तो अगर कोई विनिर्माण क्षेत्र में करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, तो 50 से लेकर 300 करोड़ रुपए तक के लार्ज, 300 से 1000 करोड़ रुपए तक का मेगा प्रोजेक्ट, और 1000 करोड़ से कम 1000 करोड़ से अधिक होना चाहिए ना, हाँ, क्योंकि 50 से 300 करोड़, 300 से 1000 करोड़, और 1000 करोड़ तक, 1000 करोड़ तक तो ये आ गया, 1000 करोड़ से अधिक होगा ये अल्ट्रा मेगा हो जाएंगे। इस प्रकार के प्रोजेक्ट के ऊपर आपके गवर्नमेंट क्या करेगी? काम करेगी, और गवर्नमेंट इनके लिए विशेष अनुदान देगी। ये सारे के सारे प्रयास आगे किए जाएंगे। अब इसके लिए सरकार क्या क्या व्यवस्थाएं करेगी वो हमारे को देखनी है। अगर कोई इस प्रकार का प्रोजेक्ट लगाने की कोशिश करेगा तो सरकार उसको बहुत सारी फायदे देगी। क्या देगी? देखो, पहला फायदा, 7 वर्षों तक जीएसटी फ्री कर देंगे। जीएसटी के दो मेन भाग होते हैं, एक होता है एस जीएसटी, एक होता है सी जीएसटी। एस स्टेट वसूलता है और सी कौन वसूलता है? हालांकि वसूलता तो दोनों ही केंद्रीय है, लेकिन बाद में स्टेट का हिस्सा स्टेट को वापस भेज दिया जाता है। तो सरकार ने कहा है कि उस फैक्ट्री के ऊपर जो जीएसटी लगेगा, उस जीएसटी का 75% राशि जो है वो सरकार देगी, उस फैक्ट्री वालों से नहीं लिए जाएंगे। कब तक? 7 वर्षों तक। मतलब जैसे मान लो कि 1 साल की करोड़ रुपए जीएसटी आई, तो 75 लाख रुपए जीएसटी गवर्नमेंट भरेगी, इंडस्ट्री से नहीं लिया जाएगा। 25 लाख रुपए ही इंडस्ट्री से लिए जाएंगे। दूसरा ये फायदा क्या देंगे? अनुदान देंगे, पूंजीगत अनुदान, जिसमें इन्होंने कहा है कि विनिर्माण के लिए 20 से 28% और सेवा क्षेत्र के लिए 14 से 20% तक हम इनको अनुदान देंगे। अनुदान तो आपको समझते ही है, जिसमें आप यहाँ तो 2 टाइप का अनुदान होता है, या तो उनके खर्चों में से आप खुद भर दो या उनका पहले से खर्चा कम करवा दो, इतना सारा दिया जाएगा। और भी अगर जरूरत पड़ी तो बूस्टर के रूप में भी कुछ 10, 20, 15% है वो सरकार इन उद्योगों को मदद करेगी, ताकि राजस्थान में डिफेंस और एयरोस्पेस की इंडस्ट्री है वो डेवलप हो सके। इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि 7 साल तक हम बिजली का शुल्क भी नहीं लेंगे इनसे, और क्या कहा, हम स्टाम्प ड्यूटी है, मंडी के शुल्क है, ये भी सारे के सारे हम इनके फ्री करेंगे। तो इतनी सारी व्यवस्थाएं क्यों देंगे? ताकि राजस्थान में कौन सी इंडस्ट्री डेवलपमेंट हो सके? एयर स्पेस और डिफेंस इंडस्ट्री। अब इसका सवाल कैसे आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन एरोस्पेस और डिफेंस इंडस्ट्री से संबंधित सत्य नहीं है? अब एक ऑप्शन 2 तो इसमें ये रहते हैं कि ये ऐसे उद्योग अगर राजस्थान में लगाए जाते हैं तो इनको ये छूटें दी जाएगी। 2-3 ऑप्शन ये रहते हैं, एक ऑप्शन इसका रहता है। इसमें 2 प्रकार के उद्योग है, ऐसे लार्ज, ये मेगा और ये अल्ट्रा मेगा। तो इस प्रकार से 3-4 ऑप्शन रहते हैं, जिसमें से आपको गलत या सही में से चुनना होता है।
उसके बाद की योजना है राम जल सेतु लिंक परियोजना। राम आपको पता है, रा यानी राजस्थान, म यानी मध्य प्रदेश। राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों को मिला के क्या नाम दिया है? राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। आपको पता है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में कई सारी नदियां एक हो रखी है, मध्य प्रदेश से निकलती राजस्थान में आती है। तो बीच में क्या हुआ था, एक योजना लेके आए थे, राम जल सेतु योजना। जैसे पहले हम ये कहते थे पार्वती काली सिंध संबल परियोजना बोलते थे। इसमें क्या किया गया है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के जितने भी नदी नाले हैं इन सबको जोड़ा जाएगा, ताकि इनके बीच के जितने भी क्षेत्र आते हैं गांव वगैरह, उनको आपके पेयजल वगैरह आसानी से मिल सके। इसलिए इसका नाम क्या दिया, राम जल सेतु लिंक परियोजना। लिंक का मतलब क्या होता है, जोड़ना आपस में। तो राम जल सेतु लिंक परियोजना कौन से राज्यों के बीच में है? राजस्थान और मध्य प्रदेश। मेन मेन परियोजना क्या है? मेन परियोजना ये है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच की नदियों को आपस में जोड़ना, ताकि उस पूरे क्षेत्र के जल के संकट को दूर किया जा सके। ये परियोजना आज से नहीं, पिछले साल भर से चल रही है। अब इन्होंने इसके ऊपर एक एक्वाडक्ट बनाया। एक्वाडक्ट क्या होता है? दो बड़ी जल राशियों को मिलाने के लिए जो ब्रिज बनाते हैं उसको क्या कहते हैं? एक्वा। एक्वा यानी जल होता है, डक्ट का मतलब मिलाने वाली रेखा। तो एक्वाडक्ट बनाया जाएगा कहां पे? कोटा के अंदर। 2028 में पूरा होगा ईरान, कोटा के अंदर। कोटा के दिगोद तहसील के पीपल दा समेल गांव से ये डक्ट क्या करेगा, यहां से शुरू होगा और बूंदी जिले के इंद्रगढ़ तहसील के गोहाटा गांव को आपस में जोड़ देगा। ये लगभग 2.3 किलोमीटर के आसपास का है। 2330 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा और 2008 तक इसका निर्माण पूरा होगा, जिससे क्या जल संपर्क आपस में हो जाएगा। हाँ, 2028 तक इसका निर्माण कार्य आपके पूरा हो जाएगा। खर्चो गुणो है भैया, 2330 करोड़ रुपए खर्च हुआ है। ठीक है, कई घर बनेंगे, एक्वाडक्ट बने कि नहीं बने? घर गणे बने, कई बंगले बनेंगे, कई शानदार, क्योंकि इतरो पैयो आयो है। 10% 20% पैये अगर आप मजो कर दियो तो ये 600 करोड़ रुपया है। 300 जावे तो कहीं को नहीं, घना जा है। 600 करोड़ के आसपास गए। ये फिर यूं टूटता है, सबका अपना अपना हिस्सा वितरित होता है, नीचे हम ले ऊंचा तक पूरा ऐसे। लास्ट में 300 करोड़ रुपया हो जा है, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। ऐसी योजनाओं से क्या होता है? ऐसी योजनाओं से इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण होता है। ठीक है। हाँ, तो ये कुछ नहीं है, आपकी काली सिंध नदी पर बने नवनेरा बैराज से पानी को पंप करके उठाया जाएगा और कौन सी नदी में डाल देंगे? मेज नदी में छोड़ दिया जाएगा। फिर वहां से इसको कहां छोड़ देंगे? बिसलपुर, ईसरदा, गलवा बांध तक पहुंचाया जाएगा, जिससे क्या होगा कि उस पूरे क्षेत्र को जल आपूर्ति हो सकेगी। इसके साथ साथ में सौर ऊर्जा के लिए कुछ भूमि आवंटन की, जिसका विरोध लगातार चल ही रहा है, आपको पता ही है। सरकार क्या करती है? सरकार कहती है कि लाखों सर में आप 72 हेक्टेयर भूमि ले लो। अब कंपनी क्या करती है? वहां के किसानों को पैसे वैसे दे के सेट कर देती है, बीच में दलालों की सहायता से जमीन के पट्टे अपने नाम कर लेती है, एग्रीमेंट करवा लेती है, और फिर ये वहां की खेजड़ियां सारी काट देते हैं। क्योंकि खेजड़ी काटना इनके लिए इसलिए है कि वहां प्लेटें लगानी है सारी इनको। अब कंपनी ने पैसे दिए तो कंपनी खेजड़ियों को छोड़ छोड़ के उस भूमि को रखेगी तो नहीं, तय बात है। अब लोग कह रहे हैं कि हमारे खेजड़ियां मत काटो, जबकि सिस्टमेटिक तरीका अब क्या चल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट खुद भूमि आवंटन कर रही है। गवर्नमेंट खुद को इस डील में लिखवाना चाहिए कि वृक्षों को क्षति नहीं पहुंचाओगे आप, वो कोई लिख नहीं रहा है। किसान पैसे के लालच में जमीन दे देता है। अब आपने मेरे को जमीन दे दी, मैं उस जमीन में क्या करूं, आपको क्या मतलब? अब ये चल रहा है। एक्चुअल में क्या है कि ये कंडीशन ऐसी बनी हुई है कि इस जगह खेजड़ी को बचाने का काम गवर्नमेंट लेवल पे करना पड़ेगा। गवर्नमेंट कंपनियों को पाबंद करनी चाहिए कि आप जिस जगह पे सौर ऊर्जा पार्क लगाओगे, प्लेट्स लगाओगे, वहां पे वृक्षों को या वहां की बायोडाइवर्सिटी को क्षति नहीं पहुंचाओगे। स्पष्ट तौर पे लिख लिया जाए, मॉनिटरिंग की जाए तो बच सकता है, नहीं तो कुछ नहीं हो सकता इसका। खेजड़ी जाने का मतलब है मरुसल गया, क्योंकि खेजड़ी ही इस पूरे मरुसल को बचा के बैठा है। खेजड़ी जाने के बाद यहाँ की बायोडाइवर्सिटी गई पूरी की पूरी, क्योंकि खेजड़ी के अंदर कई प्रकार के, यूं समझ लीजिए कि मरुसली जीव जंतु, उनका आवास है खेजड़ी, वो नष्ट हो जाएगा। खेजड़ी यहाँ नीचे के भूमि को
पोषक तत्व प्रदान करती है, वो भूमि भी गई काम से। भूमि तो वैसे ही गई प्लेटें लगने के बाद में, खेती वैसे ही वो भाई खेत के खेत दे दिए पूरे, तो अब खेती कहां से हो पाएगी। तो ये जमीन दी है, एक रामगढ़ में भी दी है 745 हेक्टेयर भूमि दे दी। एक है आत्मा योजना। आत्मा योजना एग्रीकल्चर जो आपके टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी है, एटीएम है, जिसका काम क्या है, किसानों को थोड़ा बाहर भेजा जाएगा, वो नई नई तकनीकी सीख सीख के आएंगे और नई तकनीकी के साथ खेती करेंगे। आत्मा योजना में क्या करेंगे, अब ये हनुमानगढ़ जिले के किसान क्या करेंगे, कितने किसान दूसरे राज्यों में जाएंगे और वहां खेती देख के आएंगे और वहां की टेक्नोलॉजी को अपने राज्य में जाके वापस लागू करेंगे। इस हेतु आत्मा योजना है, भ्रमण का उद्देश्य है, और भ्रमण के साथ साथ आधुनिक खेती सीख के आएंगे। भ्रमण के साथ आधुनिक खेती सीख के आएंगे, ये आत्मा योजना है। बजट लिखियो को नहीं, बाकी बजट ही ठीक ठाक है हीरो, मजा करे कोई भ्रमण में कौन खेती सीखेगा घूमे आएगा। एक आवाज नहीं, राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड डिस्टर्ब्ड एरियाज विधेयक होता क्या आपको पता है? जब कोई क्षेत्र अशांत हो जाता है, अशांत क्षेत्र मतलब कि दंगा हो गया या लड़ाई झगड़ा हो गया, तो वहां क्या होता है कि जो शांत लोग हैं, अच्छे लोग हैं, वो जमीनें छोड़ छोड़ के चले जाते हैं और औने पौने दामों में वो जमीन बेच देते हैं, निकलो यहां से, कोई मतलब नहीं है। यूपी में एक बार हुआ था, आपको पता है, कहीं पे भी अगर कोई क्षेत्र अशांत होगा तो वहां से लोग पलायन कर जाएंगे, जमीनें सस्ती बेच के निकल जाएंगे। इसको रोकने के लिए ये बिल लाया गया है। प्रोहिबिशन का मतलब होता है निषेध, ट्रांसफर का मतलब होता है हस्तांतरण, जमीनें बेचना करना। इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब होता है वो संपत्ति अचल हो, अचल मतलब जमीनें वगैरह। और किन क्षेत्रों में? डिस्टर्ब एरिया में, डिस्टर्ब मतलब अशांत क्षेत्रों में। ऐसे क्षेत्रों में जमीन के खरीदने बेचने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया, वहां सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना आप ऐसा नहीं कर सकते। क्योंकि कई बार ऐसा प्रायोजित होता है, जौने करे बेटा दंगो करे, अशांत करे, जमे ले ले, वो जावे बदलारे शांति में बेटा पार्टे करे पतार में। तो सरकार को ये बात समझ में आ गई, तो उन्होंने ये रूल्स बनाया। और जनसंख्या असंतुलन से सार्वजनिक व्यवस्था, सामुदायिक सद्भाव और सामाजिक ताने बाने पर प्रभाव पड़ता ही है। अशांत क्षेत्रों में भीड़ हिंसा वगैरह जो होती है, उसके तहत क्या होता है, संपत्ति लोग कम दामों में बेचने पर कई बार मजबूर हो जाते हैं। किसी क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित होने के बाद वहां पर सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना संपत्तियां हस्तांतरण नहीं की जा सकती, और सक्षम अधिकारी की अनुमति से ही ये सब काम होगा। अगर उसका उल्लंघन होता है तो 3 से 5 वर्ष तक का कारावास भी पॉसिबल है। सक्षम अधिकारी कलेक्टर, सक्षम अधिकारी कलेक्टर होगा। कलेक्टर अगर कहे कि नहीं हम उस क्षेत्र के एसडीएम को अधिकार देते हैं, तो सक्षम अधिकारी कौन हो गया? एसडीएम। एसडीएम अगर ये कह दे कि हम तहसीलदार को अधिकार देते हैं, तो अधिकारी कौन हो गया? तहसीलदार। तहसीलदार अगर कह दे कि मैं गणपत सिंह को अधिकार दे रहा हूं, तो कौन हो गया? मैं हो गया। वो उनके ऊपर देखो, अधिकार दे जिसको अधिकार मिलेंगे ना, वो ही ये काम करेगा। सक्षम वो होगा जिसको ऊपर से शक्तियां मिली हुई है। यूं देखा जाए तो सक्षम कलेक्टर है, अब वो अपने पावर डाइल्यूट करता है, आगे के आगे डिसेंट्रलाइज करता है। तो ये हो गया। अब है कस्टम हायरिंग सेंटर। हायरिंग समझते हो? हायरिंग यानी किराए मत लेना। हमें सरकार आपरे ट्रैक्टर, रोटावेटर, कल्टीवेटर, सीड ड्रिल, प्लाऊ, थ्रेसर हैंकर है मादा है, ठीक है ये यंत्र है ना, ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से छोटे छोटे किसानों को उन किराए पे देंगे। 120 केंद्र बनाए, आप राज किसान ऐप पे बुकिंग कर सकते हो। राज किसान ऐप डाउनलोड करो, बुकिंग करो कि मुझे ट्रैक्टर चाहिए 3 घंटे के लिए, ग्राम सेवा सहकारी आपको उपलब्ध करवा देगी। ये सारा, जिससे क्या होगा, लागत कम होगी, उत्पादन बढ़ जाएगा। ये है हायरिंग सेंटर। केड़ा 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 योजना हो बताओ, ठीक है? सही योजना है। अब सब योजना सही हो ये जरूरी थोड़ी है, लेकिन आपको ध्यान रखना है हायरिंग सेंटर है क्या। कैसे पूछते हैं कि सरकार द्वारा ये, अब ये ऐप पूछ लेंगे
कि किस ऐप के माध्यम से ये योजना संचालित की जा रही है। यदि 75 लाख है परीक्षा में, यहाँ सवाल इंपोर्टेंट है। अभी आपको लग रहा है कि एडो कौन पूछे, एडो यहाँ पूछे अगर कि सरकार के द्वारा लघु और सीमांत किसानों को कृषि यंत्रीकरण, कम लागत और उत्पादन बढ़ाने हेतु आयोजित या जारी की गई कस्टम हायरिंग सेंटर योजना किस एप्लीकेशन के माध्यम से संचालित की जा रही है? हाँ हमें समझ भाई बात, ये कारण मास्टर जरूरी नहीं ध्यान नहीं देता, हटाओ ये तो कोई काम रो, ये तो घणो काम रो है सवाल। खाद्य सुरक्षा योजना है तो थोड़ा ध्यान है, इसमें अब एटीएम बनाए जाएंगे। एटीएम में लगाओ खाद्य सुरक्षा, हाथों हाथों ना बहुत अनाज बीजा बाहर निकले मशीनों में है जाओ। जयपुर, भरतपुर और बीकानेर में अनाज के एटीएम लगाए जाएंगे। मजाक थोड़ी कर रहे हो, जो देखो की लिखिड़ो है। अनाज के एटीएम लगाए जाएंगे और ये खाद्य विभाग संचालित करेगा। ठीक है, एटीएम से ऑर्डर लिए जाएंगे, हालांकि बाद में सप्लाई बाद में होगी, ऑर्डर एटीएम से लिए जाएंगे। एटीएम घनी आबादी वाले क्षेत्रों में लगाए जाएंगे और इसमें सामुदायिक केंद्र है, एफसीआई गोदाम, रासायन दुकानों के पास इसको बनाया जाएगा, ताकि जैसे ही ऑर्डर आएगा तो राशन की दुकान है उनको सप्लाई के, जोमेटो नोमेटो आजकल खाना सप्लाई करे, ज्यो करे बेटा, ये कहां से लाएंगे? एफसीआई गोदाम से लेके आएंगे, आप तक पहुंचा देंगे। ऑस्ट्रेलिया वालों 3 रुपये वाला किलो गेहूं थोन थोक दही ले जाए। आए तो अपने राशन की दुकानों में आता ना, उचित मूल्य की दुकानों पे जो गेहूं आया था ना, एक बार ऑस्ट्रेलिया से गेहूं लाया, इतना गंदो गेहूं, ऑस्ट्रेलिया के जानवरों ने खाने के लिए भी मोड़ आयो की थानो टेक दिया, इंडिया में बेच दिया, और भारत लोग गेहूं लेके आ गए, हम लाइनों में लग लग के गेहूं लेके आए। बताओ, वहां के जानवरों ने खाने से मोड़ बिगाड़े ना, कोई गार बोट खराब है, मोड़ यो करे भर देनु, को खावे तो नहीं खावे। वो अबे लेन आया ऑस्ट्रेलिया में, रेलो भरी भरी आए हम गेहूं, और पूरे बांटे पौना ओडो एटीएम लगा है एकदम बड़े आए तारे। राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी, सेमीकंडक्टर की भी ध्यान है, थानो कहीं ध्यान है भी? अच्छा, ये जितने भी मोबाइल्स वगैरह यूज करते हैं इसमें चिप लगती है, ये सारे के सारे सेमीकंडक्टर है। वर्तमान का जो एआई का युग है, जो तकनीकी का युग है, ये सारा का सारा सिस्टम कंडक्टर से संचालित होता है। तो गवर्नमेंट प्रयास कर रही है कि सेमीकंडक्टर को राजस्थान के अंदर ही इसका निर्माण हो, इसकी डिजाइन भी यहीं बने, पैकेजिंग भी यहीं हो, ताकि हम पूरे स्टेट को ही नहीं बल्कि पूरे देश को इसकी सप्लाई कर सके। इससे क्या होगा कि हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी, क्योंकि हमें भारत की तरह राजस्थान को भी 2047 में विकसित करना है। तो विकसित राजस्थान करने के लिए उत्पादन करना पड़ेगा, तो फिर एरोस्पेस एंड डिफेंस एंड सेमीकंडक्टर एंड चिप वगैरह एड़ा है उत्पादन करो, और कस्टमर हायरिंग की तहत हम ट्रैक्टर वगैरह किराए में भेजो, किस ऐप के माध्यम से? राज किसान के माध्यम से। तो अब इसके लिए गवर्नमेंट कह रही है कि सेमीकंडक्टर का कोई उद्योग वगैरह लगाएगा तो हम उसको फायदा देंगे। क्या फायदा देंगे? देखो इधर 60% के आसपास जितना भी खर्चा आएगा उसका 60% के आसपास सरकार कह रही है हम आपको देंगे। 7 साल के लिए ऑपरेशनल छूट मिलेगी, मतलब लाइट रा बिल भी जा कहीं नहीं आवा है। टर्म लोन पर भी 5% की ब्याज की सब्सिडी मिलेगी। ये सारे सारे फायदे दिए जाएंगे आपको, ताकि आप वहां पे उद्योग संचालित कर सको। ठीक है, ऑपरेशनल छूट। विद्युत शुल्क, देखो एक और बात बताऊं, विद्युत शुल्क अलग चीज है, लाइट और बिल अलग है। लाइट का बिल अगर आप देखोगे ना तो उसमें विद्युत शुल्क, मीटर चार्ज एड़ा हैंग करे 20-30 मदो होया करे, नगर पालिका का शुल्क, आपको उसमें विद्युत का शुल्क माफ होगा, बाकी बिल माफ होगा। आप जो उपभोग करोगे उसका तो पैसा लगेगा, लेकिन सरकार जो टैक्स लगाती है ना उस उपभोग के ऊपर, वो आपसे हम नहीं लेंगे। बिल तो आएगा, सिर्फ माफ क्या होगा? विद्युत का शुल्क माफ होगा, बाकी सारा का सारा पैसा लिया जाएगा आपसे। इसके अलावा स्टाम्प ड्यूटी है, भू रूपांतरण का जो शुल्क है, ये 100% आपके माफ कर दिए जाएंगे। पर्यावरणीय परियोजना की लागत का 50% सरकार दे देगी आपको। तो इस नीति इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के साथ संरेखित है। मतलब भारत सरकार ने भी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन चला रखा है, जिसका उद्देश्य यही है कि देश के अंदर सेमीकंडक्टर पर काम किया जाए लगातार।
राजस्थान मंत्रिमंडल ने कुछ नियम बदले हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। पहला नियम क्या बदला है कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के अंदर एक उप सचिव की पोस्ट होती थी और एक परीक्षा नियंत्रक की पोस्ट होती थी, उसको मिला के अब एक ही कर दिया उप सचिव। मतलब उप सचिव और परीक्षा नियंत्रक सेम पद बना दिया गया है। ये आरपीएससी आपके कोर्स में है फर्स्ट पेपर के अंदर, ध्यान रखना। ये अब क्या उप सचिव और एग्जाम कंट्रोलर ये पोस्ट अब विलय कर दी गई है। पहले दो पोस्ट होती थी, अब एक ही कर दी गई है। और अब इसका नाम क्या है? उप सचिव। परीक्षा नियंत्रक पोस्ट खत्म हो गई। अब सिविल सेवा के नियमों में चेंज हुआ है और यहाँ पर 2006 के अनुरूप पहले सिविल सेवा के नियमों में ये डेफिनेशन थी नहीं, अब डाल दी गई है। 21 वर्ष से कम आयु को बालक माना जाएगा और बालिका के संदर्भ में 18 वर्ष से कम आयु होगा तो उसको बालक माना जाएगा। बालक की डेफिनेशन जैसे आरटी में डेफिनेशन क्या है? 6 से 14 वर्ष। तो सेवा नियमों में डेफिनेशन क्या है? 21 वर्ष और 18 वर्ष। ये अब पहले नहीं थी, इसमें अब डाल दी गई है। एक है पीएम कुसुम योजना। कुसुम आपको बताइए, कृषक ऊर्जा संरक्षण और उत्थान महाअभियान जैसे कहते हैं। मतलब इसको मैं सीधे शब्दों में कहूं तो किसानों को और ऊर्जा क्षेत्र को किससे जोड़ना? सौर ऊर्जा से। अभी सरकार का एक ही प्रयास है, सोलर एनर्जी ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़े और सौर ऊर्जा के लिए पीएम कुसुम योजना चलाई गई है। पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत कुल आप यूं मानिए कि टोटल 3 कंपोनेंट है, ए, बी और सी। ए में क्या है? गवर्नमेंट खुद संयंत्र लगा के सौर ऊर्जा बनाएगी। बी में क्या करेंगे कि जो भी किसान है इनके जो मोटर लगी होती है जो लाइट में चलती है उनको वो सौर ऊर्जा में कन्वर्ट करेंगे ताकि किसान अधिकतम जरूरतें सौर ऊर्जा से पूरी करें। और सी भी कुछ इसी टाइप की है कंपोनेंट। तो कंपोनेंट सी के बेहतर प्रदर्शन के लिए राजस्थान को गोल्ड अवार्ड मिला है। मतलब राजस्थान के किसानों ने अपने जो पंप वगैरह है ये लाइट जो आती है कोयले आधारित लाइट की बजाय किस पे डाल दी है इन्होंने? सौर ऊर्जा पे। तो कंपोनेंट सी में राजस्थान को गोल्ड मेडल मिला है। यह समारोह केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में हुआ था, दिया था इन्होंने। और मुख्यमंत्री को भेंट किया गया। राजस्थान डिस्कॉम की चेयरमैन आरती डोगरा ने यह अवार्ड मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को सौंप दिया। तो सरकार को गोल्ड अवार्ड मिला किस योजना में? कुसुम सी योजना में। एकीकृत क्लस्टर विकास योजना। क्लस्टर क्या होते हैं? ऐसा स्थान, एक स्थान जहां पर पर्टिकुलर किसी एक प्रोडक्ट के बहुत सारी यूनिट स्थापित करना, ये क्लस्टर होता है। जब एकीकृत की बात आती है तो एक ही टाइप के सारे प्रोडक्ट को एक साथ ले लिया, जैसे इसमें हस्तशिल्प है, हथकरघा है, इन सबको एक साथ लेना एकीकृत क्लस्टर, ताकि सभी का एक साथ विकास हो सके। यह योजना जनवरी 25 में लागू की गई थी और 29 तक रहेगी। 31 मार्च 2029 तक इस योजना को रहना है और सरकार 58 करोड़ रुपए का अनुदान मंजूर करेगी इसके लिए। सरकारी प्रोजेक्ट्स में 80% से 100% तक फंडिंग देगी और इसके साथ साथ कई सारे सीएफसी क्लस्टर भी विकसित किए जाएंगे। 100 से अधिक एमएसएमई और इकाइयों को इसका सीधा लाभ मिलने वाला है। राजस्थान जो एक्सपोर्ट करता है ना, उस एक्सपोर्ट में सबसे अधिक अगर कोई चीजें जाती है तो हस्तशिल्प, हथकरघा, कपड़ा वगैरह ये सब चीजें जाती है। तो इस प्रकार के क्लस्टर का उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि अधिक से अधिक राजस्थान एक्सपोर्ट करे। ठीक है, इसमें ज्यादा इतनी दिक्कत है नहीं, नॉर्मल सा पॉइंट है। 29 तक प्रभावी रहेगी और 2026 तक 11 जनवरी 2026 को 58 करोड़ रुपए का अनुदान इस सेक्टर के लिए राजस्थान ने दिया। अब लाभार्थी कौन से क्लस्टर, जैसे एक बालोतरा है। अब बालोतरा के अंदर कौन सा क्लस्टर है आपको पता है? बालोतरा में टेक्सटाइल वगैरह सारा, हिमाड़ा रोड जाते हो ना बालोतरा से नाकोड़ा साइड में, तो ये पूरे के पूरे कौन से? रंगाई छपाई है पूरी की पूरी। तो ये पूरा का पूरा एक क्लस्टर हो गया। और इसके अलावा जैसे दौसा है तो स्टोन कार्विंग है, कोटपुतली में इंजीनियरिंग का है, भरतपुर में पत्थर नक्काशी का क्लस्टर बनाया हुआ है। ये सम्मिलित करों में आता है। जयपुर के अंदर ये होम फर्निशिंग हस्तशिल्प का है, हनुमानगढ़ में कृषि उपकरण, फड़ोदी में सोनमुखी का है, चूरू और चाकसू में लेदर फुटवियर का है। कैसे सवाल आता है? निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, जिला और क्लस्टर।
अब कौन से जिले में, जैसे कृषि उद्योग या कृषि उपकरण, आपको पता है हनुमानगढ़ गंगानगर में खेती बहुत होती है, तो कृषिगत उपकरण सबसे अधिक वहीं बनते हैं। तो आप इसको इस हिसाब से ऐड कर दो। सोनमुखी आपको पता है फलोदी में साइड में होती है, तो यहाँ आप उसको ऐड कर दो। चूरू चाकसू में लेदर लेदर हो गया, टेक्सटाइल बालोतरा हो गया। इस तरह से आपको ये प्रश्न ऐसे याद करना। देखो ये इतना ये महत्वपूर्ण नहीं जितना आपकी ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको आप सुमिलित करो में आपको पॉइंट टू पॉइंट पकड़ना है, तभी चीजें इसकी बैठेगी। राज्य स्तरीय युवा महोत्सव ये अभी हुआ था, आपको पता है 7 से लेकर 12 जनवरी तक। ठीक है, और इसी युवा महोत्सव का आयोजन कहां पे हुआ? स्वाभिमान। यहीं पर ये योजना आई थी, युवा नीति, रोजगार नीति, स्वरोजगार योजना, जो अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी थी ना अपन ने, ये तीनों इसी जगह घोषित की गई थी। और थीम आपको पता है विकसित भारत, और विकसित कब तक? 2047 तक। और इसका उद्देश्य क्या है? वही युवाओं को कला, प्रतिभा, नेतृत्व, रचनात्मकता को मंच देना, नौकरी नहीं देना, नौकरी देने वाला बनाना। युवा दिवस, भजनलाल शर्मा ने इसका उद्घाटन किया। स्वामी विवेकानंद जयंती कह सकते हो आप उसको। और कई युवाओं को यूथ आइकन अवार्ड भी दिए गए। ये योजनाएं पूरी हो गई। अब हम किस पे आते हैं? अभियान। राजस्थान में कुछ अभियान भी चले, जैसे कुष्ठ रोग से संबंधित एक अभियान चला। कुष्ठ रोग था ना कोड वाइट वाइट है चकता, वो क्या करे कुष्ठ। उन लोगों के साथ में क्या भेदभाव बहुत होता है कुष्ठ वालों के साथ में, तो भेदभाव का अंत और उनकी गरिमा सुनिश्चित करना, इस हेतु अभियान चलाया गया। कौन सा? कुष्ठ जागरूकता अभियान। डेट नहीं पूछते, उद्देश्य आपको पता है, वैसे भी ज्यादा जो लोड वाली बात नहीं है। इसकी कई सारी समाज में भ्रांतियां फैली हुई, उनको खत्म करना। भ्रांतियां ही है कि हम उनसे भेदभाव कर लेते हैं। कई बार ऐसे कोई सफेद गुड़ हुआ है थरी दप्पे थोड़ा होगा साइड में करते हैं लोग, करते हैं, जबकि उस बेचारे की बीमारी है, उससे भेदभाव क्यों करना। इसी के लिए ये अभियान चलाया गया। ये अभियान जिला, ब्लॉक, सब जगह चलेगा। और इसको सामाजिक कलंक को मिटाने के लिए एक पहल की गई है। इस प्रकार से हमें किसी के साथ में भेदभाव नहीं करना है। प्राकृतिक खेती महाअभियान। प्राकृतिक खेती का मतलब होता है हमें, आप यूं समझ लीजिए कि खेती के अंदर रासायनिक उर्वरकों का वगैरह का यूज नहीं करना। नेचुरल एग्रीकल्चर, जैविक खेती जिसे आप कह सकते हो, तो परंपरागत खेती जिसे कह सकते हो, प्राचीन तरीकों से जो खेती होती थी वो ज्यादा सही होती थी। अब उत्पादन को बढ़ाने के चक्कर में खेती के अंदर ऐसी जैसी कर दी है। अब हनुमानगढ़ में, गंगानगर में लोग 2 टाइप के खेत बोते हैं, एक अपने लिए, खुद के लिए, एक अपने लिए। तो खुद का जो है वो तो है ऑर्गेनिक, बढ़िया जो गेहूं वगैरह आवे वो आप सुबह सुबह में रात रान सोमरान फुलकान फाफरियान खावे। और जो केमिकल वालों गेहूं है वो आपा गुड़े आवे, आपे हुए फुलका खावा तो अपने पूरा मधु कर दिए हुए गेहूं। पंजाब, हरियाणा, सब जगह से होता है। लोग अपनी खेती अलग करते हैं, मार्केट की खेती। कितनी नैतिक पतन हुआ है बताओ आप। मतलब घरों में जो दारू बनती है ना, वे लोग भी क्या करते हैं, अपने लिए दारू अलग बनाते हैं, दूसरों के ग्राहक के लिए दारू अलग बनाते हैं। सब जगह ये कंडीशन हो रखी है भाई। मार्केट के लोग भी तो, वो भी तो लोग है ना। हमारे खेतों में गेहूं वे कौन मतलब लेना पड़े, हमारी मजबूरी है, थे जहर बेच दो बताओ, ये स्थिति है। तो राजस्थान सरकार ने प्राकृतिक खेती को लागू करने के लिए योजना बनाई है। 2.5 लाख किसानों को प्राकृतिक खेती की पद्धति से जोड़ना है। वित्तीय सहायता देंगे। इसके तहत केंद्र सरकार 60% पैसा देगी, राज्य 40% देगा। 25,000 किसान तो ऐसे होंगे जिनको राज्य सरकार 100% सहायता देगी। और राज्य के सभी जिलों में 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 2,000 ऐसे क्षेत्र चुने जाएंगे जहां पे प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली है? इन जो भी किसान होगा उनको 4,000 रुपये एकड़ के हिसाब से उनके खाते में सहायता भेजी जाएगी। और हर क्लस्टर में एक कृषि सखी नियुक्त की गई है, जिससे कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा।
वो कृषि सखी जावे को खेत में मजा करे, वो तो घरे बैठी रहे कृषि सखी। तो मामलो तो ये थी पहल हो गयो। तनो की लागे कृषि सखी कृषि खेतों में जाए जाए न ज्ञान दे, बताओ। अब कृषि सखी की नियुक्ति होगी, अब लोग क्या ध्यान रखेंगे, ये भर्ती का दिया कृषि सखी वाली भर्ती। और जहाँ कृषि सखी वाली भर्ती आए उठो ये सेटिंग बिठाए कृषि विज्ञान केंद्र में जाए। कृषि सखी कौन नियुक्त करे, कृषि विज्ञान केंद्र। फिर पता किया जाएगा कृषि विज्ञान के अंदर केंद्र के अंडर में आवे, कहना कौन तो ये अपने मामलो सेट हो सके। जबकि सरकार का उद्देश्य ये था कि कृषि सखी आके क्या करेगी, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन को सफलतापूर्वक लागू करेगी। आगे क्या है, और गांव में ये प्राकृतिक खाद वगैरह बनाए जाएंगे, लाख रुपए तक का इनको सहायता भी दी जाएगी। 180 केंद्र स्थापित हो भी चुके हैं, भर्ती गई था, देखो 180 तो गया केंद्र। अब है प्रेरणा अभियान, ये ध्यान रखना थोड़ा। प्रेरणा मतलब प्रेगनेंसी रजिस्ट्रेशन एंड अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट एंड न्यूट्रिशन अवेयरनेस, ठीक है कि ठीक है। प्रेगनेंसी महिला गर्भवती हो जाती है ना, उसके बाद में ये न्यूट्रिशन अवेयरनेस जरूरी है, क्योंकि माँ आपको पता है कि केवल उसके लिए न्यूट्रिशन जरूरी नहीं है, उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है उसके लिए भी न्यूट्रिशन जरूरी होता है। हम जैसे महिला पर गर्भवती हो गई, अब वो खान पान सही नहीं है, तो इस स्थिति में बॉडी में पेन होगा, पेन होगा तो पेन किलर लेगी, पेन किलर लेगी तो अंदर पल रहे बच्चे का लिवर गया, अब वो बाहर आता उससे पहले उसका लिवर डैमेज है। अब क्या है कि वो पता चलता नहीं कुछ भी, दर्द तो होंगे, दर्द के अंदर टैबलेट खाएगी, उस टैबलेट का असर किस पे पड़ता है, बच्चे पे पड़ता है, बच्चा बड़ा कमजोर बच्चा पैदा हुआ। एड़ा मतलब आप जड़ा टिकड़ी खादोड़ी अपे तो ही ठीक हो, हमें शहर में हालत खराब है। शहरों में हालत बहुत खराब है, क्योंकि गांव में तो क्या है कि टिकड़े मिलते कौन एड़े, और महिलाएं काम करती थी पूरा दिन, और खान पीन भी बढ़िया, तो घी दूध दही। हमें हमें पिज्जा खावे, बर्गर, चाउमीन, पास्ता, पोहा, बड़े हैं पानी पूरी। अब यार ये कंडीशन कर रखी है, बताओ, तो पेट ही दुख है। इधर तो ये इसके लिए है, ये 19 जनवरी से 19 फरवरी तक चलाया जाएगा। गर्भवती महिलाओं को, 0 से 6 वर्ष के बच्चों को और किशोरियों को 100% पंजीकरण करके उनकी पोषण और स्वास्थ्य की सेवाएं दी जाएगी, ताकि इस प्रकार की स्थितियां ना आए। जो भी पात्र लोग हैं, आवाज मत कर, नहीं तो आगे आए पढ़ा थोड़ी देर, शांत रहो। पात्र लोगों को PMMVY जो ये योजना है, इसमें मुख्यमंत्री मातृ वात्सल्य पोषण योजना, अमृत आहार योजना से जोड़ा जाएगा। ये तीनों योजना ऐसी है जो गर्भवती महिलाओं को अच्छा पोषण दिलाने के लिए लाई गई है। और इनके बच्चों को 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे, उनको आंगनवाड़ी में एडमिशन दिलाना, जैसे अपन प्री प्राइमरी स्कूलिंग बोलते हैं ना, वो करवाना। इसकी निगरानी के लिए भी इन्होंने अति गंभीर और मध्यम गंभीर कुपोषित बच्चों की पहचान करना, इनको 1000 दिनों तक, पहले 1000 दिन का बच्चा मतलब लगभग 3 साल का बच्चा होता है, तब तक उसका पूरा केयर रखना, बच्चों की आधार और आयुष्मान ID बनाना, ये सारी चीजें करना, ताकि गर्भवती माँ, जच्चा बच्चा दोनों है वो 3 साल तक सुरक्षित रह सके। तो टोटल 4 साल इसकी योजना हो जाएगी, गर्भ में आने से लेके और 3 साल का जब बच्चा होगा तब तक पोषण का और स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाएगा। क्योंकि ये उम्र ऐसी होती है जहां बच्चे की ग्रोइंग होती है, और यहां पर अगर वो कमजोर रह गया ना, तो फिर वो जीवन भर आगे कमजोर रहने वाला है। ग्राम उत्थान शिविर, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आएगा, क्योंकि वेबसाइट पे लिखे हुए 12 विभाग इसमें, और सूजस में लिखे हुए 13 विभाग। हो सकता है एक विभाग बाद में जुड़ गया हो, क्योंकि ये गांव के अंदर भी शिविर लगे थे। ग्राम का मतलब है ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट। ये शुरुआत हुई है 23 जनवरी 2026 से, और 1 फरवरी से आगे इसका दूसरा चरण चला है, 9 फरवरी तक। इसमें क्या होता है कि इस समिट के अंदर कृषि, पशुपालन, ऊर्जा, जल संसाधन सहित 13 विभागों के शिविर लगे, और शिविरों में क्या होता है कि इनसे संबंधित जितनी भी योजनाएं हैं उनका परिचय करवाया जाता है।
थोड़ा ये ध्यान रखना है, पहले ये 12 विभागों के नाम आते थे, अभी सूजस ने कितने लिखे हैं, 13 विभाग लिखे हैं। तो अब इसमें प्रश्न आता है कि ग्राम योजना के तहत या शिविरों के तहत कुल कितने विभागों के शिविर लगाए गए, कितने, 13 शिविर लगाए गए। ठीक है, अभी 2 चरणों में चल रहा था ये पूरा हो गया। अब आता है समारोह, उत्सव और कार्यक्रम। राज्य में कई सारे इस समय ये सारे हुए, जैसे विकसित राजस्थान यंग लीडर्स डायलॉग। यंग लीडर्स मतलब समझा, युवा नेता। युवा कौन, 15 से लेकर 29 वर्ष के जो है वो युवा, उनको मंच देना ताकि विकसित भारत निर्माण में वो अपने इनपुट दे सके। राजस्थान से 44 युवाओं का चयन किया गया और राष्ट्रीय युवा महोत्सव में देश का प्रतिनिधित्व किया था। इंडिया स्टोन मार्ट, स्टोन मार्ट होता है पत्थर। राजस्थान का पत्थर आपको पता है कि पूरे भारत में सप्लाई होता है। तो इसका 13वां संस्करण, मार्ट का मतलब होता है एक प्रकार से मेला, जिसमें क्या करते हैं, स्टोन मार्ट है तो पत्थरों की प्रदर्शनी की जाती है ताकि दुनिया भर में उसकी डिमांड हो सके। तो 13वीं बार ये मार्ट लगा, 5 से 8 फरवरी 26 को लगा है। कहां पे, सीतापुरा जयपुर के अंदर। और इसमें राजस्थान के जो प्राकृतिक पत्थर है, ये मार्बल, ग्रेनाइट वगैरह, इनकी प्रदर्शनी की गई। आजकल प्रोडक्शन बेचने का ये सबसे बढ़िया तरीका माना जाता है। कई बार हस्तशिल्प के मार्ट लगते हैं, ये पत्थरों का मार्ट था। आयोजक कौन थे, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन। ठीक है, रिको ने इसको प्रायोजित किया है, लघु उद्योग भारती इसके साथ में था, और इन सब ने मिलके स्टोन मार्ट का आयोजन जयपुर में किया। राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन जयपुर में आयोजित हुआ। विकसित भारत में पुलिस व्यवस्था इसकी हेडिंग थी। अब इसकी प्रश्न कैसे आते हैं, नॉर्मल आते हैं कि राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन का आयोजन कहां पे किया गया, इस टाइप से आता, ज्यादा नहीं आता। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस समय कई सारी घोषणाएं की है। क्या घोषणाएं की, भजनलाल शर्मा घोषणाएं बहुत अच्छी अच्छी करते हैं कि ई विजिटर्स पोर्टल, E0 FIR, राजस्थान पुलिस प्राथमिकता, ये सारा काम करेंगे। पुलिस के मॉडर्नाइजेशन के लिए 200 करोड़ रुपए का हम फंड देंगे। 350 करोड़ रुपए हम सरदार पटेल सेंटर ऑफ साइबर कंट्रोल में टेक्निकल एकेडमी बनाने के लिए 350 करोड़ रुपए हम खर्च करेंगे, ताकि भविष्य में जो भी साइबर अपराध होने वाले हैं, जो हो रहे हैं, उनसे निपटने की तकनीकी हमारे पास हो। अभी साइबर अपराधी पुलिस से आगे चल रहे हैं। पुलिस जितना सोच पाती है उससे आगे साइबर अपराधी चल रहा है, क्योंकि जनता डफोड़ है। फोन करे, पासवर्ड लेन पैया उड़ाए, हमें जा पुलिस वाला, पुलिस वाला मैं क्या करूं, ये करता हूं। पासवर्ड ले लेते हैं आपसे, OTP ले लेते हैं, फोन पे आपको ब्लैकमेल कर लेता है, हाईजेक कर लेता है वहीं पे बैठे बैठे। और आप है वो पैसे के लालच में आता है, कोई डर में अपने आप सारे अस्त्र शस्त्र गिरा देता है, हम पुलिस वालों को बाद में होगा कहीं को। तो इस प्रकार की प्रयास किए जाएंगे। अपराध रिपोर्ट बताई गई कि राजस्थान में अपराध कम हुए, 15% कम हो गए, हत्याएं कम हुई 25%, लूट 50% कम हुई है। कम हुई है, 50 तो है ही अभी भी, लेकिन कम हुई है। 19वां जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल, ये अभी विवादित भी हुआ था, एक कवि को बाहर निकाल दिया था, बहुत विवादित हुआ था। ये जयपुर के अंदर हुआ था अभी। 266 से अधिक सत्र हुए, 350 वक्ताओं ने इसमें भाग लिया, कई सारी किताबें वगैरह यहाँ पे पब्लिश की गई। 2 पुरस्कार दिए गए, जो ध्यान रखने आपको। महाकवि कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार दिया यतीन्द्र मिश्र को, उनकी किताब का नाम है बिना कलिंग विजय। कलिंग विजय किसकी थी, अशोक की। द्वारका प्रसाद अग्रवाल सम्मान पीयूष मिश्रा को दिया, उनकी किताब है तुम्हारी औकात क्या है, पीयूष मिश्रा। खुद नाम है, तुम्हारी औकात क्या है पीयूष मिश्रा के, कहीं को नहीं औकात। ये किताब है, 2 लाख रुपए इनको इसका इनाम दिया गया। ये 2 पुरस्कार दिए गए। किताबों को सम्मिलित करो में आ सकता सवाल, थोड़ा ध्यान रखना। ये पब्लिशिंग जगत का बिजनेस टू बिजनेस मंच है। B2B मंच क्या होता है, होता क्या है, कस्टमर भाग नहीं लेता, सारे बिजनेसमैन ही भाग लेते हैं। बिजनेस वाले को अपना सामान बेचते हैं। ठीक है, B2C क्या होता है, बिजनेस टू कस्टमर, ये बिजनेस टू बिजनेस है। इस बार फोकस मराठी भाषा अनुवाद में रहा। AI पर भी इसमें काफी सारा काम किया गया, और भी बहुत सारे लोग इसमें सम्मानित हुए थे, पर ये 2 थोड़े थोड़े ठीक थे। इसमें एक राजजीविका का सत्र भी हुआ, लेजेंड द रियल वुमेन बिहाइंड द मिथ विषय पर सत्र आयोजित किया गया।
जिसमें इतिहासकार जनीना रामीरेज और लेखिका नारायणी बसु ने भी चर्चा करी। इसमें एक किताब भी लॉन्च की गई, जगदीश धनखड़ के दामाद कार्तिकेय वाजपेयी की पुस्तक अनबिकमिंग सेटलमेंट कौन करू है, जगदीश धनखड़ के दामाद कार्तिकेय वाजपेयी की पुस्तक का विमोचन किया गया। भारत रिन्यूएबल एक्सपो 2026। रिन्यूएबल क्या होता है? नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत क्या कहलाते हैं? रिन्यूएबल। एक्सपो का मतलब होता है प्रदर्शनी। तो ये जनवरी में हुआ आपके जयपुर में। ये तीसरा संस्करण है। राजस्थान का सबसे बड़ा और भारत का प्रमुख स्वच्छ ऊर्जा का एक्सपो है। ठीक है। इसमें फर्स्ट व्यूज ग्रुप ने भी भाग लिया, राजस्थान के ऊर्जा मंत्रालय ने भी भाग लिया, विभाग ने भी भाग लिया, और सौर ऊर्जा और इनके जुड़े हुए 350 कंपनियां भी यहाँ पे साथ में शामिल हुई थी। ठीक है, तो ध्यान रखना जनवरी में इसका आयोजन हुआ था। इसमें कई सारे आकर्षण का केंद्र रहे हैं। केंद्र क्या थे? पुंगल में सोलर पार्क का एक मॉडल प्रस्तुत किया। देखो, एक पुंगल के अंदर एक बहुत अच्छी उपलब्धि ये रही, अभी तक क्या कि लाइट का स्टोरेज नहीं होता। अभी इन्होंने एक ऐसा सौर पार्क बनाया है जिसमें सौर ऊर्जा की बैटरी बनेगी और उस बैटरी के अंदर सौर ऊर्जा रहेगी संग्रहित, ताकि रात के समय भी किसानों को सौर ऊर्जा से लाइट मिल सके, क्योंकि रात को सौर ऊर्जा काम नहीं कर पाएगी। तो बैटरी स्टोरेज इतना करेंगे कि रात को भी किसानों को सौर ऊर्जा से लाइट मिल सकती है। तो पुंगल में एक ऐसा सोलर पार्क बनाया है जिसमें 6400 मेगावाट की बैटरी स्टोरेज वाला एक बड़ा प्रोजेक्ट है और रात में भी सौर ऊर्जा की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। प्रदेश के 25 से अधिक विश्वविद्यालय छात्र सोलर इनोवेशन और प्रोजेक्ट इसमें प्रस्तुत कर रहे हैं। सरकार का पूरा ध्यान सोलर ऊर्जा पे अभी इस समय देश के अंदर हर राज्य में ये काम किया जा रहा है। जहां जहां अपॉर्चुनिटी है सौर ऊर्जा को बढ़ा रहे हैं, ताकि रिन्यूएबल रिसोर्सेस बढ़ेगा तभी आपकी कोयला, ये कार्बन उत्सर्जन वगैरह कम हो पाएंगे। पक्षी उत्सव, 9वां पक्षी उत्सव जयपुर में हुआ, कनोता कैंप में हुआ है, और इसकी थीम देखिए, द जॉइन द सेलिब्रेशन ऑफ विंग्स एंड वेटलैंड। राजस्थान कितना वेटलैंड है? राजस्थान वेटलैंड कितने? 5। उदयपुर में भी बर्ड फेस्टिवल हुआ है, 12वां। मैनार के अंदर, मैनार क्या है? वेटलैंड ही है। चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी ने इसका उद्घाटन किया, ज्यादा माथाबोड़ी इसमें है नहीं। मरु महोत्सव कहां पे हुआ? जैसलमेर में हुआ, पोखरण में हुआ। सम, लखमण एवं खूड़ी में, सम, लखमणा, खूड़ी, जैसलमेर, पोखरण 4 जगह हुआ। इसमें कई प्रतियोगिताएं हुई। साफा बांध, ये याद नहीं रखना है आपको, केवल मिस मुंबल याद रख लिया, बाकी कहीं याद रखो। साफा बांध में भौम सिंह जोधा जीतियो, साफा बांधियो फटाफट बढ़िया आड़ो। मिस्टर पोखरण मनीष सेन, मिस मुंबल याद रखा थे, कुसुम पंवार पूछ सके। मिस्टर डेजर्ट मनीष पंवार, मिसेज जैसलमेर ताज वर्षा भाटी को मिस पोखरण, ये ध्यान रखना। एक कुसुम पंवार का ध्यान रखना। मिस मुंबल कई बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है। राजस्थान डिजी फेस्ट, टाई ग्लोबल, टाई ये कंपनी का नाम है। डिजी फेस्ट क्या होता है? डिजिटल फेस्टिवल, जहां विभिन्न प्रकार की डिजिटल तकनीकी का प्रदर्शन जो है वो किया जाता है। तो जयपुर में ये आयोजित किया, सीतापुरा में, और राजस्थान सरकार का सूचना प्रौद्योगिकी विभाग इसका मेन आयोजक है। थीम क्या है? प्रौद्योगिकी, विकास और स्थिरता। अब ये सवाल कैसे आते हैं आजकल? अब यूं तो कुछ लग नहीं रहा है, सवाल कैसे बनेगा? राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 के संबंध में कौन सा कथन ठीक नहीं है? आरपीएससी ने सवाल बनाना है, तुम्हारे याद करने में जो रहा है रिकाली हो याद को है। कम से कम 3 से 4 बार पढ़ोगे तब ये याद होगा। ऐसा नहीं याद नहीं होगा, करने वाले करेंगे, लाइन टू लाइन याद करेंगे। लेकिन इसके लिए आप अगर ये सोचोगे कि नहीं इसको ऊपर ऊपर से कर लेंगे, तो ऊपर ऊपर से होगा नहीं। ये तभी हो पाएगा जब आप उसको सीरियसली बैठ के लाइन टू लाइन बढ़िया अंडरलाइन करोगे, अच्छे से समझोगे उस चीज को, तब जाके याद होगा। कम से कम 3 से 4 बार पढ़ना पड़ेगा उसको। कर ठीक कर है कर हफ्सा नहीं करो तो मनक भी तो नौकरी लेता है। हम देख लो, नौकरी चाहिए तो करना पड़े, और पढ़ते ही है। ऐसा थोड़ी है कि बच्चे खूब मेहनत करते हैं। हम तो देखते हैं टाबर याद करे करे बैठा है, जो लाइन टू लाइन याद करे।
कई बच्चे आएंगे आपको मिलेंगे जब ऐसे आते हैं कॉन्फिडेंट में, सर करंट में सवाल गलत करना कौन, 60 प्रश्नों पे कॉन्फिडेंट होना चाहिए। 60 प्रश्नों और मैटर एडो तैयार होना चाहिए कि यहां से गलती नहीं करेंगे, जद जान सेटलमेंट बैठे। क्योंकि अब वो दौर नहीं है कि जब आप वन लाइनर प्रश्न आता नॉर्मल मोटा मोटा कि राजस्थान में पद्मश्री किसको दिया, तगाराम बिल को, यहाँ यहाँ थोड़ी चले गया। अब तो अलग मामला चल रहा है, कहानी अलग चल रही है। अब तो आएगा कि राजस्थान के किस व्यक्ति को पद्म भूषण दिया गया जिसकी एंट्री महाराष्ट्र से भी मूलतः राजस्थान का है। ओ ओ ठीक है। तो घर जाए, प्रिंट कर लिया, प्रिंट करे कि ना बढ़िया फर्स्ट क्लास तरीके में पढ़ लिया, हर 7 दिन में एक बार पढ़ लो, संडे को 8 पन्नियां हो है पढ़ लो, तो अगले महीने क्लास होगी तब तक इसको आप 4 बार पढ़ लोगे। उसके बाद में जब अगली क्लास आएगी तब ये पेज हो जाएंगे आप 8 से 16, फिर पढ़ लो हर संडे। तीसरे महीने तक जब बुकलेट आएगी तब तक आप उन पेजेस को इतना पढ़ चुके होंगे कि बुकलेट आपको याद हो रखी होगी। इस तरह से चलोगे तब तो है ठीक। और दे सोचो कि ना ये ना लास्ट में करो, तो लास्ट में कहीं नहीं वे मजा करो, एक सवाल को हूं तो ना कहो पता रड़े करो, आरपीसी गाला काटो, मोनो भेड़े काटो, जगह में होनो कहीं है कौन। ठीक है, संडे टू संडे, समझ में आ रही बात। प्रिंट कर लिया और संडे टू पूरी बढ़िया एक तो एक लाइन पढ़ लिया, आधे घंटे को काम है हमें, समझो वही खाली पढ़ना होगा एक बार। अब इसमें 3 सत्र हुए। पहले सत्र में स्मृति ईरानी भाषण दियो है, महिला सशक्तिकरण पे लीडरशिप बियॉन्ड लेबल। वीरेंद्र सहवाग ने भी एक भाषण दिया है, नो फियर नो लिमिट्स। जो व्यक्ति डरता नहीं है वो सीमाओं से बाहर जाके काम करता है। बढ़िया बात है, नो फियर नो लिमिट। डर गया वो लिमिट में रहेगा, जिसको डर नहीं है वो सीमाओं को क्रॉस करके काम करेगा। या नहीं थे या सीमा क्रॉस करेंगे और भी कई सारी, जयपुर कॉमिक कॉन 5 जनवरी को यहाँ पे मध्य प्रदेश का भी आयोजन हुआ। ऊंट उत्सव कहां पे हुआ, और यहां पर भी मिस मरवण बनती है। मिस मुंबई किसमें बनती है, और मरवण कहां है, बीकानेर ऊंट उत्सव में। ढोला मरवण किशोर कल्ला और स्वाति कल्ला, मिस्टर बीकाना लखन पारिक, मिस मरवण अंकिता सुथार, वाह। 17वां आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम, एक्सचेंज प्रोग्राम। एक्सचेंज मतलब था संस्कृतियों का आदान प्रदान, यानी युवा आदान प्रदान करा यानी ये भारत सरकार के गृह और युवा खेल मंत्रालय द्वारा हुआ 7 दिवसीय कार्यक्रम था ये। और वासुदेव देवनानी विधानसभा का भ्रमण कर अध्यक्ष वासुदेव देवनानी से इन्होंने संवाद किया। ये क्या होता है, देश भर के युवा भाग लेते हैं, कुछ मेघालय के आ गए, कुछ मणिपुर के आ गए, जब आपस में बात करते हैं ना तो कल्चरल एक्सचेंज होता है। आप दूसरे क्षेत्र के लोगों से मिलते हैं तो उनके विचार लेते हैं और हमारे विचार उनके पास जाते हैं, इसे हम आदान प्रदान कहते हैं। तो ये एक सामान्य प्रोसेस थी। अमृत महोत्सव, ये अणथारे आते ना अखबार में, राज सखी मेला वगैरह, तो ये वही है। 21 जनवरी से 10 अप्रैल तक ये चलेगा, अमृत महोत्सव चलेगा। और मंजू बागमार ने इसका उद्घाटन किया, साथ में राज सखी मेला। उद्देश्य एक ही है, सखी वगैरह नाम आवे तो समझ जाओ कि महिला सशक्तिकरण की बात कर रहा है। तो ये यहाँ पे महिला सशक्तिकरण, उद्यमशीलता को बढ़ावा देना था। बेटी बचाओ ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर सुधीरा के सहयोग से कन्या महाविद्यालय में एक बेटियों की लाइब्रेरी भी बनाई गई है। एक है फेंके नहीं हमें दे। जनरली क्या होता है कि कुछ गलत तरीकों से किसी की संतान हो जाती है पेट में, तो फिर वो क्या करते हैं कि समाज के उस भय से बचने के लिए अपने बच्चे को कई बार झाड़ियों में डाल देती है, कई बार नाले में डाल देती है। तो इसमें ये अभियान चलाया कि फेंको मत, इन बच्चों को आप हमें दे दो। और ऐसा नहीं है, ये आपको देखना हर सप्ताह एक केस ऐसा मिलेगा, बाड़मेर में मिल जाएगा। पता नहीं इनको अंदर से दया भी नहीं आती और बच्चे को नाली में फेंक देते हैं या झाड़ियों में फेंक देते हैं। कई की झाड़ियों में फेंके तो जिंदा हो रहे वो।
मार देते हैं, जानवर पहुंच गया तो मार देगा, लेकिन कई बार अगर उसकी मौत लिखी हुई नहीं है तो वो बच जाता है, फिर हॉस्पिटल में लाया जाता है। तो इन्होंने ये कहा है कि बाल कल्याण समिति ने कि नवजात शिशुओं की सुरक्षा के लिए बीकानेर में इन्होंने ये अभियान शुरू किया, और नवजातों को असुरक्षित स्थानों पर फेंकने की बजाय इनको पालना गृह या सरकारी आश्रयों को सौंपने की जागरूकता। अब इसका प्रश्न कैसे आता है, नॉर्मल आता है कि ये किससे से संबंधित है। ठीक है, पुरस्कार ध्यान रखिए, हण के पद्म पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान पद्म पुरस्कार हमेशा 26 जनवरी के पहले दिन इनकी घोषणा की जाती है, और इस बार राजस्थान के 3 लोगों को पद्म श्री दिया है। देखो, सबसे ऊपर होता है पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, और सबसे लास्ट में नीचे पद्म श्री। भारत रत्न से नीचे होते हैं, लेकिन पद्म पुरस्कार में ये क्रम रहता है। राजस्थान के इस बार 3 लोगों को पद्म श्री दिया गया। पीयूष पांडे को पद्म भूषण मिला है। इनका जन्म राजस्थान का, लेकिन एंट्री महाराष्ट्र से है, तो हम राजस्थान में काउंट इसको नहीं करेंगे। अब देखो, राजस्थान के 3 लोग कौन है। पहला नंबर है गफरुद्दीन मेवाती जोगी। ये पांडुन का कड़ा, जैसे महाभारत है ना, महाभारत को मेव भाषा में भी लिखा गया है। सदाउद्दीन ने लिखा था। सदाउद्दीन ने मेव भाषा में महाभारत को लिखा, जिसको हम कहते हैं पांडुन का कड़ा। इसमें 2500 श्लोक है लगभग, और ये सारे दोहे इस आदमी को मुख्य जुबान याद है। किसको? गफरुद्दीन मेवाती को। और इस वजह से इसको, ये एकमात्र जीवित व्यक्ति बचा जिसको सारे दोहे याद है। इस कारण इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया? क्योंकि मेव आपको पता है अलवर में है, तो ये कहां रहते हैं? वर्तमान में अलवर रहते हैं, लेकिन मूलतः ये डीग का व्यक्ति है। ठीक है, और महाभारत के ये पूरे के पूरे इनको याद है, कंठस्थ है पूरे। दूसरा नाम है तगाराम भील, अलगोजा वादक। अलगोजा बजाते हैं, कहां के हैं? अलगोजा के जादूगर कहे जाते हैं। 55 सालों से अलगोजा बजा रहे हैं, और लास्ट में अलगोजा बजाने का इनको फायदा ये मिला कि इनको है वो पुरस्कार दे दिया गया, पद्मश्री। देखो, वाद्य यंत्र बजाने में आनंद अलग ही आता है, तो 55 साल आनंद भी लियो, लास्ट में पुरस्कार भी लियो। क्या चाहिए? पद्मश्री मिलना कोई छोटा मोटा काम थोड़ी है। स्वामी ब्रह्मदेव महाराज, ये आगे लिखियो रो, ये समाज सेवा करी हो, गंगानगर रो आदमी है। मैं एडिट करके आपको पीडीएफ में एडिट करके दे दूंगा। समाज सेवी है, और अच्छा समाज सेवा लिखी पड़ी है, गंगानगर का है। इन्होंने दिव्यांग वगैरह के लिए कई सारी संस्थाएं खोली है, तो ये पीडीएफ में मैं एडिट कर दूंगा। ठीक है, दिव्यांगों के लिए कई सारी संस्थाएं खोली है, और स्वामी ब्रह्मदेव महाराज, तीसरा पद्मश्री इनको दिया गया। ये राजस्थान की 3 पद्मश्री है, आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ये पुरस्कार अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। कर लोगे याद? या तो होगे मार समोर। हाँ, क्या चयन के लिए आवेदन लिए जाते हैं? पहले आवेदन के साथ में कैटेगरी भरवाई जाती है, आप किस कैटेगरी में आवेदन करना चाहते हैं, फिर आपकी उपलब्धियां क्या है वो ली जाती है, फिर कमेटी बैठती है, कमेटी उसकी स्क्रूटनी करती है, स्क्रूटनी के बाद में योग्य लोगों को दे दिया जाता है। जनरली ये रहता है, प्रोसेस यही है। पता ला रहे में कोई फोन वोन कराता हुआ है तो भाई अपन ठाया को देखो, वो अपन ध्यान कौन मन लागे कौन के यो तीनों में कहीं फोन करायो भाई, जैसे तगाराम भील या गफरुद्दीन मेवाती जोगी, ये मुझे लगता नहीं कि इन लोगों ने फोन करवाया। ये ऐसे लोग हैं जो वास्तव में पुरस्कार के हकदार हैं। एक समय था, आपको पता है, सैफ अली खान को पद्म विभूषण दिए थे। सलमान खान, सैफ अली खान, आमिर खान है 3 बॉलीवुड में। एक वो बढ़िया हीरोइन कंगना राणौत, और कंगना राणौत ने दियो तो कहीं पद्म पुरस्कार, बता नहीं राष्ट्र निर्माण में इन लोगों का क्या योगदान है, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। ऐसे खूब सारे नाम है, आप लिस्ट उठा के देखोगे ना, आज से 5-7 साल पहले की, तो ऐसे ऐसे 5-7 साल नहीं, इस साल की भी देखना, हर साल आपको 5-7 नाम ऐसे मिलेंगे जिनका आज तक हमें समझ में नहीं आया कि इनका कंट्रीब्यूशन क्या है। लेकिन खैर, अपन राजस्थान में है ओरिजिनल ले जाओ, क्योंकि ज्यादा है कौन। राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दिया गया। ठीक है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं इतना। ऊर्जा संरक्षण के लिए 73 लोगों को दिया है, तो एक आधो है कौन, याद करने की जरूरत कौन था ना।
30 संस्थाएं हैं, 43 व्यक्ति हैं और 3 वर्षों से ये पुरस्कार दे रहे हैं। तो ठीक है, 5 कैटेगरी है टोटल इसमें। और प्रथम सरकारी श्रेणी जिला कलेक्टर को दिया जाता है, अलवर कलेक्टर को दिया गया, आरतिका शुक्ल को। ऊर्जा संरक्षण का मतलब होता है जिसने ऊर्जा क्षेत्र में बचत की हो, ऊर्जा के संरक्षण के काम किए। उद्योगों में श्री सीमेंट को दिया। बस इतना ही ध्यान रखिया, बे कैटेगरी ध्यान रख लिया। 5वां कि ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार में प्रशासनिक लेवल पे अलवर को मिला और उद्योग जो श्रेणी है उसमें श्री सीमेंट को यह पुरस्कार दिया गया। राज्य स्तरीय समारोह और पुलिस सम्मान गणतंत्र दिवस पे ये भी दिया गया। समारोह की कई सारी झलकियां इनमें बताई गई है। राज्यपाल श्री हरिबाबू बागड़े ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, परेड करी, क्योंकि आपको पता है कि 15 अगस्त को जो काम प्रधानमंत्री करता है वही काम यहाँ मुख्यमंत्री करता है। 26 जनवरी को जो काम राष्ट्रपति करते हैं वो काम यहाँ पे राज्यपाल करते हैं। उप मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, वासुदेव देवनानी, पूरा मंत्रिमंडल ही रहता वहां पे। और एट होम शाम को फिर ये लोग भवन में राज्यपाल के सानिध्य में भोजन वगैरह होते हैं, घर पे आलो कार्यक्रम हुए, खानो भी जो कर बढ़िया। पुलिस 17 पुलिसकर्मी सम्मानित हुए इस समय। राष्ट्रपति पदक मिला डीआईजी शांतनु कुमार सिंह को। राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला आईजी सत्येंद्र सिंह को। उत्कृष्ट मेडल मिला आईजी दीपक कुमार और इनको। और राष्ट्रपति पदक गृह रक्षा में मिला घनश्याम सिंह को। पिछली बार फर्स्ट ग्रेड में पूछे थे पुरस्कार राष्ट्रपति पुलिस पुरस्कार का, तो ये मत हो जाए कि एडो कौन पूछे, पिछली बार पुलिस पुरस्कार पूछा था फर्स्ट ग्रेड के अंदर। जो पिछला पेपर हुआ था ना पिछले साल जून जुलाई में हुआ था, उस समय ये राष्ट्रपति पुलिस पुरस्कार पूछे गए थे। अब कुछ व्यक्तित्वों के बारे में देख लेते, हम ज्यादा लोड मत लो, पूरा होना जाए। 55 पेज ही है, 36-40 से हो गया है, लास्ट में 10-12 पेज रहा है। हमें ज्यादा आएगा ना, हमें खेल भी जान हो रहा है, मैन कार्यक्रम हो गया। महीने भर में इतना कष्ट तो करना पड़ेगा ना, काको करी जाए। ये कलेक्ट करना भी कितना हो जुगा में, और काम थोड़ी है। खबरें निकालना भी मुश्किल काम होता है। हर दिन अखबार पढ़ो, स्क्रीनशॉट लो, भेजो टीम नो के खबर पहली कर दिया। हर दिन सूजस पढ़ो, स्क्रीनशॉट लो, टीम को भेजो कि ये खबर शामिल कर लेना। मेरा सुबह उठते 1 घंटा हमेशा ये जाता है, जैसे ताकि सारी खबरें बता सकूं कि ये खबरें आपको शामिल कर लेनी है। तो ये सुबह सुबह अखबार पढ़ो, सुबह नहीं पढ़ पाए दिन में पढ़ो और उसका स्क्रीनशॉट लेके टीम को, करंट वाली टीम को भेजो कि ये खबर ले लेनी, ये तो लेनी लेनी है हमको। तो मेरे को संतुष्टि रहती है कि हाँ मेरी सारी मैन खबरें आ गई। फिर इसके अलावा आपको कोई और ऐड करनी है ऐड कर दो। कुछ प्रमुख व्यक्तित्व, रामकरण यादव, इनको गांधी शांति पुरस्कार दिया गया, नोबेल शांति का। और ये सम्मान पीस फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, नेपाल के द्वारा हर साल दिया जा रहा है। कई सालों से ये सम्मान दिया जा रहा है। शिमला में कार्यक्रम आयोजित हुआ था। कोटपुतली के व्यक्ति है, ये अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार है, ध्यान रखना, गांधी नोबेल शांति पुरस्कार है। नेपाल के अंदर गांधी पीस फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इस साल ये राजस्थान के निवासी हैं कोटपुतली के रामकरण यादव को दिया। दूसरा नाम है डॉक्टर ललित कुमार भारद्वाज, इन्होंने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स पुरस्कृत हुआ ये। और इन्होंने पावर ऑफ वेट अभियान में भाग लिया, जहां पे गीद और इनके संरक्षण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो गीदों के संरक्षण के लिए इन्होंने योगदान दिया, किसने? ललित कुमार भारद्वाज ने। इसके अलावा देखोगे लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ा, इन्होंने तो कहीं 1400 घड़ा बोंटिया किया गया, 1400 घड़ा बोंटे, और इन्होंने 10वां गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। थे 1500 बोंटे राउंड एकदम जाए। और मनस्वी अग्रवाल, ये अकांकागुआ के ऊपर चढ़ी। एकांगुआ कहां पे है? एंडीज के अंदर। तो एंडीज पर्वत श्रेणी है दक्षिणी अमेरिका में, वहां की एक चोटी है एकांगुआ। एशिया के बाहर दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है ये, उस पर मनस्वी अग्रवाल चढ़ी है। इससे पहले गीता समोता चढ़ी थी, और अब राजस्थान की ये दूसरी महिला बनी है, ध्यान रखना इसका। एकांगुआ एशिया के बाहर शेष 6 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी है। अंटार्कटिका की विंसेंट मैनशिप पर भी यह चढ़ के आई पहले थे, तो पढ़े तो याद ही कियो विंसेंट मैनशिप ने धारे मनस्वी अग्रवाल चढ़े रही आई। विंसेंट मैनशिप कई जगह, कई जगह पर्यावरण पढ़ियो तुम को पढ़ियो। कुछ और घटनाएं, अमरूद महोत्सव हुआ सवाई माधोपुर के अंदर, और 19 जनवरी 2026 को हुआ अमरूद महोत्सव।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसका उद्घाटन किया दशहरा मेले के अंदर। किरोड़ीलाल मीणा ने भी इस समय कई सारी घोषणाएं की है कि हम फूल उत्कृष्टता केंद्र की तर्ज पर अमरूदों के लिए भी काम करेंगे और खेती के लिए प्रोत्साहन तो ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। बामनवास कांकर पंचायत कोटपुतली, ये एक ऐसी पंचायत है जो जैविक हो चुकी है। जैविक पंचायत का मतलब होता है उस पूरी पंचायत में किसी भी खेत में यूरिया, एनपीके या रासायनिक खाद उपयोग में नहीं लाया जाता। केवल और केवल गारा फोटा है, बीजा है, घर्रो कचरो है, सिर्फ यही यूज किया जाएगा, जैविक खाद। यह केवल राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर पश्चिमी भारत की पहली पूर्ण जैविक प्रमाणित ग्राम निकाय है। इसको एनपीओपी और सीओएफईडी ने मान्यता प्रदान की है। 1500 हेक्टेयर कृषि भूमि है यहाँ पे, 6000 से अधिक यहाँ पे पशुधन है और यहाँ टोटल 7 गांव हैं इसके अंदर, बामनावास वगैरह वगैरह, ये बैरावास, खरिया की ढाणी, अपने व्याकरण एक ग्राम पंचायत में पहुंचा हुए बड़ा पड़ा मगने की ढाणी में वे सामो 7 बस्तियां हैं टोटल यहाँ पे। सातों में कहीं पर भी रासायनिक खाद उपयोग में नहीं लाया जाता। ये कोशिश करेंगे कि भीलवाड़ा जिले की 300 ग्राम पंचायतों को जैविक बनाने का लक्ष्य रखा गया 2026 में। भीलवाड़ा, बीकानेर, अलवर और कोटपुतली, बहरोड। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि आज की तारीख में खेत 2 प्रकार के बोने शुरू करिए तो ये जैविक गांव होना अब जरूरी हो गया है, अदरवाइज हालत खराब है। अब इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया, किसको? कुंभलगढ़। इको सेंसिटिव जोन घोषित कर देते हैं, उसके बाद में इको मतलब इकोलॉजिकल, पारिस्थितिकी, सेंसिटिव का मतलब संवेदनशील क्षेत्र। अब इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार की खनन वगैरह, होटल वगैरह कोई एक्टिविटी नहीं होगी। माउंट आबू पहले से ही है, सीता माता पहले से ही है, रणथंबोर पहले से ही है, अब किसको घोषित किया है? कुंभलगढ़। ये ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। केंद्रीय वन मंत्रालय करता है ये, और 0 से लेकर 1 किलोमीटर के दायरे में किसी भी प्रकार की वाणिज्यिक गतिविधि, पत्थर क्रशिंग, ईंट भट्टे वगैरह ऐसा कोई भी गतिविधि यहाँ पे नहीं होगी। इसमें कुल 243 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र, लगभग इसमें कितने गांव आ जाएंगे? 94 गांव आ जाएंगे। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य 610 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। राजसमंद, पाली, उदयपुर जिलों में इसको रखा हुआ है। तो ये इको सेंसिटिव जोन किसको घोषित किया गया, इस बात को आप ध्यान में रखना। क्लास में पूरी करूंगा आज, पहले 9 बजे थे, हम मोटा ही उतारो, हाँ, क्योंकि पूरी करनी मेरे लिए जरूरी है। तो पूरी कर दी ठीक है। ये कहना वाला था कि मन में एनर्जेटिक रहा, दिमाग रखा कि 9 बज सके। क्लास पूरी करके जाऊंगा, अब ज्यादा नहीं रही है, ठीक है? 40-45 मिनट की क्लास रही है, हो गए नहीं तो 8:40 वैसे ही टाइम है हमारो। 40 है, वो आयो 6:40 लेट आयो थोड़ा, तो क्योंकि सर बाहर को निकले पहला, हाँ या निकले को नहीं बाहर। कर्तव्य पथ पर आजकल जो राजपथ हुआ करता था पहले, उसको क्या नाम दे दिया है? कर्तव्य पथ। वहां पे राजस्थान की प्रदर्शनी चली, हैंगम आगे राजस्थान की जो प्रदर्शनी थी उसमें सबसे आगे जो झांकी बनाई हुई थी, उस झांकी में 3 पोर्शन किए गए थे, 3 भाग था झांकी का। हैंगम आगे एक अलगू जो बजातो तो आदमी, बीच में उस्ता कला ले ली पूरी शानदार तरीके से। उस्ता कला कहाँ की फेमस है? बीकानेर की। तो अब देखो, इस झांकी ने सबको आकर्षित किया और राजस्थान मरुस्थल का स्वर्ण स्पर्श झांकी का नाम दिया। और इस झांकी के सबसे अलगो जो रावण अथो, सबसे आगे क्या था? रावण अथा बजाता हुआ एक व्यक्ति 180 डिग्री घूम रहा था सबसे आगे के भाग में। बीच के भाग में, ये 13 फुट का था, बीच के भाग में उस्ता कला की विशाल एक पारंपरिक कुप्पी और नक्काशी करते हुए कारीगर थे। और पीछे का जो भाग था उसमें मरुस्थलीय संस्कृति के प्रतीक के रूप में विशाल ऊंट और उसके ऊपर एक आदमी बैठा था। तो देखो, रावण अथा, उस्ता कला और ऊंट की सवारी, ये तीनों मिला के राजस्थान की झांकी तैयार की गई थी। पूछ सकते हैं, ये बीकानेर से झांकी गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और सजावट वगैरह सारा रेडी रेड था, बहुत शानदार झांकी थी। फोटो देखे हमारे, ये फोटो लगाना भूल गयो,
बाकी बहुत बढ़िया है वीडियो है। पीडीएफ दे दो। यूट्रिकुलेरिया और कॉमन सेल डक। यूट्रिकुलेरिया मांसाहारी पौधा है। कैसा पौधा? मांसाहारी। क्योंकि वो सूर्य की रोशनी से ऊर्जा नहीं बना पाता, तो ये क्या करता है, ऐसे पत्ते के ऊपर जैसे कीट आएगा ना कर भेड़ो है वो भेड़ो पत्तो भेड़ो हो जावे। भेड़ो होने के बाद वो कीट तड़पड़े तड़पड़े मर जावे, और बाद में उस कीट के जो प्रोटीन्स होते हैं उस पत्ते के ऊपर रह जाते हैं और उस पत्ते को भोजन मिल जाता है। तो जितने भी मांसाहारी पौधे हैं, कीट भक्षी आप कह सकते हो। तो केवला देव में इस प्रकार के पौधे अभी हमारे को वापस देखने को मिले हैं, जिसका नाम क्या है? यूट्रिकुलेरिया। इसे ब्लेडर वॉट भी बोलते हैं। उद्यान के इन भागों में ये पौधा मिला है, यूट्रिकुलेरिया और ब्लेडर वॉट करके। ये पूछते हैं कई बार, बीच में पूछा भी था फर्स्ट ग्रेड के अंदर, यूट्रिकुलेरिया पहले ही पूछा गया है। तो ये वापस दिखे हैं, पहले दिखे नहीं थे बीच में कई सालों से, जब लगा जैसे लुप्त हो गए हो। अब यूट्रिकुलेरिया पाछो देखी जो ये जगह, ये दुर्लभ है, मांसाहारी पौधा है और कीटों को अपनी ऊर्जा का स्रोत बनाता है। दुनिया की सबसे छोटी जंगली बिल्ली मिली है, रस्टी स्पॉटेड कैट। कई जगह मिली है, शेरगढ़ में। दुनिया की सबसे छोटी बिल्ली कहां से मिली? शेरगढ़ से मिली है, और बिल्ली का नाम है रस्टी स्पॉटेड कैट है। बिल्ली थी सी फोटो जो हार जो फोटो गई। 78वां सेना दिवस। सेना दिवस कब मनाया जाता है? क्यों सेना दिवस? तो ध्यान होना चाहिए, सेना दिवस क्यों मनाया जाता है? 15 जनवरी 1949 को पहली बार भारतीय सेना के पावर ट्रांसफर हुए थे। कमांडर इन चीफ बूचर था पहले, और उस बूचर के स्थान पे के.एम. करियप्पा को कमांडर इन चीफ बनाया गया 15 जनवरी 1949 को। भारत का अधिकारी चीफ बना, भारत की सेना के.एम. करियप्पा के अंडर में आई। इस वजह से 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। के.एम. करियप्पा का नाम सुना है? 1986 में फील्ड मार्शल की पदवी मिली। के.एम. करियप्पा नाम सुने कौन थे? उनके बेटे का नाम केसी नंदा करियप्पा, वो भी एयरफोर्स में थे। और आपने अगर किस्सा सुना हो कि 1965 में उनका फाइटर प्लेन पाकिस्तान में गिर गया और केसी नंदा करियप्पा वहां रह गए। तो पाकिस्तान और भारत के बीच में जब डील हुई, राष्ट्रपति अयूब खान इसके अंडर में रहे हुए थे के.एम. करियप्पा के आजादी से पहले। तो उनको पता चला कि के.एम. करियप्पा का बेटा भी कैद में आया है, तो उन्होंने बात करी के.एम. करियप्पा से कि आपके बेटा है, मैं इसको फिर छोड़ देता हूं। तो अगर पाकिस्तान की जेल में कैद हर भारतीय सैनिक मेरा बेटा है, अगर छोड़ सकता है तो सबको छोड़ दे, नहीं तो उसको भी अंदर ही रख के। ये शब्द किसके थे? के.एम. करियप्पा के। और उसके बाद सारे सैनिकों को वहां से छोड़ दिया गया था। ऐसे व्यक्ति के बारे में हमें पता होना चाहिए। 78वां सेना दिवस मनाया 15 जनवरी 2026 को। जयपुर में पहली बार परेड हुई, जनरली नहीं होती हर जगह पे। ये पहली बार हुआ जब मुख्य परेड किसी छावनी से बाहर हुई। साथ ही दिल्ली से बाहर ये चौथा आयोजन है। बीच में रील वायरल होती थी जयपुर के अंदर परेड की, एक बार आपको बताओ। इस बार भारतीय सेना और शौर्य बलिदान इसकी थीम रखी गई, और इसमें स्वदेशी हथियार कई सारे प्रदर्शित किए गए, ब्रह्मोस, आकाश, अर्जुन, K9, वज्र, रोबोटिक्स, म्यूल वगैरह सारा कुछ। कई सारे सम्मान भी दिए गए। राजनाथ सिंह ने यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर के वीरों को सम्मान दिया गया। इसके अलावा सूरतगढ़ में भी इन्होंने नमन केंद्र का उद्घाटन किया। नो योर आर्मी प्रदर्शनी, मतलब आपकी सेना के बारे में जानिए की प्रदर्शनी भी लगाई गई। सेना के बारे में जानना जरूरी भी था। के.एम. करियप्पा के बारे में भी ज्यादा जानकारी कौन नहीं मिलता। इसके लिए सेना के पुरस्कार हमेशा वीरता से मिलते हैं, फोन से नहीं मिलते सेना के पुरस्कार बलिदान दे के हासिल करने पड़ते हैं, और मान लो बच गया तो जाके जिंदा मिल जाएगा, अदरवाइज बहुत कम चांसेस होते हैं। सेना के पुरस्कार हमेशा ईमानदारी से आते हैं।
तो भवानी निकेतन कैंपस सिक्के रोड पर इन्होंने प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया। 7800 किलोमीटर की साइकिलिंग अभियान को भी इन्होंने हरी झंडी दी। R4C, आर का मतलब राजस्थान, 4C का मतलब साइबर क्राइम टाइप से। एक भारत सरकार ने I4C शुरू किया था, साइबर क्राइम कोऑर्डिनेट सेंटर। उसी की तर्ज पे राजस्थान सरकार ने क्या शुरू किया है, R4C। साइबर अपराधों से निपटने के लिए भजनलाल शर्मा ने 10 जनवरी 2026 को ये राजस्थान पुलिस एकेडमी जयपुर, जहाँ पे SI की, RPS की ट्रेनिंग होती है ना, वहां पे इस प्रदर्शनी का आगाज किया, जिसका उद्देश्य क्या होगा, साइबर अपराधों को समाप्त करना, कम करना, कंट्रोल करना। तो 4C में पहला C क्या है, साइबर, दूसरा C क्या है, तीसरा C और चौथा C सेंटर। इस समारोह के मुख्य बंधु क्या रहे, अमित शाह ने भाग लिया, मुख्य अतिथि थे, और मल्टीपर्पज इंडोर हॉल का भी उद्घाटन किया। 8000 से अधिक नए कांस्टेबलों को ज्वाइनिंग लेटर दिए, ये तो ठीक है। महेश्वरी अंतरराष्ट्रीय महाअधिवेशन को भी यहाँ इन्होंने सम्मानित किया, खास कुछ है नहीं। राजस्थान कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग पॉलिसी 2026, AI पॉलिसी लाया राजस्थान। अब लानी जरूरी भी है, आगे का दौर पूरा किसका है, AI का है। और इसमें क्या करेंगे, एक AI का नोडल अधिकारी भी बनाएंगे अब, और साथ साथ में AI सेंटर एक्सीलेंस भी बनेगा। स्कूल, कॉलेज, ITI, ये हंगामा AI पढ़ा है हमें। और सरकारी कर्मचारी और युवाओं को भी, अब हमारे को भी AI की ट्रेनिंग दी जाएगी, कर दे ढावन और ये ट्रेनिंग दे जितनी AI अपन आवे पड़ी है, वैसे ही फोटो वोटो थे एडिट करो, कौन AI मन जाए को करो, मैं तो पढ़ाई करो कोरी। आधुनिक क्लाउड सेवाएं वगैरह ये सारी विकसित किए जाएंगे, और हर जगह पे डेटा सुरक्षा, निष्पक्षता, गोपनीयता पर भी जोर दिया जाएगा। आजकल तो बहुत ध्यान रखने की जरूरत है, AI ने बहुत गंदगी फैला रखी है, इसलिए AI नीति लाना जरूरी था। अब ये कितनी काम करेगी ये गवर्नमेंट के ऊपर है। एक नजर ऐप है, कोई किराएदार बिचार आवे तो उनका ध्यान रखने वास्ते मकान में कोई रहना आवे ना किराएदार, पूरे पूरे उगे में डेटा रहे, नहीं तो उनकी किराएदार दीरा कमरा में रहे तो कोई स्मगलिंग शुरू कर दे, कोई बड़ो धंधो शुरू कर दे पहले, तो वहां पे उनका ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब कौन सा ऐप लाया गया है, नजर ऐप। किराएदार और नौकरों के सत्यापन को आसान बनाने के लिए जयपुर पुलिस ने इसको शुरू किया है, नजर रखने वास्ते। केड़ो ऐप है, नजर ऐप। याद रखे, एडा ऐप चारा है, सम्मिलित करो, पता बैठा रहा नजर ऐप इसका उद्देश्य क्या है, आम जनता द्वारा किराएदार, ड्राइवर, नौकर, इन्हें ध्यान रखना कहीं चोरी नहीं करेंगे थे क्योंकि बीच में जयपुर में हुआ था ना, जयपुर में बेटा किराएदारों ने बम हमले करवा दिए, स्टूडेंट बन के रहे, और बाद में क्या किया कि जब विश्वास हो गया ना पूरे पाड़े ना, धीरे धीरे बम छोड़ा जाए 12 महीरा। तो किराएदारों का पूरा ध्यान रखना पड़ता है, मकान किराए पे देने से पहले पूरी तफ्तीश करो। बाड़मेर में तो गंदगी घड़ी हुई है बेटा, किराएदार बने आवे पास महीना MD इसमें बेचना शुरू कर दे धड़ल्ले से, उनको क्या, उनके मैं कोचिंग करने जाऊं, और काम ये धंधा शुरू कर देते हैं। ये तो मैंने एक नशे का धंधा, बेटा कई धंधा है जो बेटा किराएदार शुरू कर बैठा है, तो पैसे के चक्कर में मालिक भी कुछ कहते नहीं। ऐसा ऐप पूरे राजस्थान में आना चाहिए। बताओ, बाड़मेर के दीपक शारदा, उन्होंने भारत पिन बनाया है, कोई भी एड्रेस 7 अंक डालते एड्रेस निकल जाएगा, हर एड्रेस के लिए पिन बना दिया। जैसे होता है ना UPI ID होती है आपकी, आपकी ID कहीं पे भी डालोगे आपका नाम आएगा, वैसे हर एड्रेस के लिए पिन बना दिया। बाड़मेर रो आदमी, बताओ, बाड़मेर के दीपक शारदा ने 7 साल की मेहनत के बाद एक स्वदेशी डिजिटल एड्रेस सिस्टम विकसित किया है। UPI की तर्ज पर 7 अंकों का यूनिक कोड है, इसमें 1 मीटर तक की सटीक लोकेशन मिलेगी आपको। वो 7 अंकों का ID कार्ड डालते ही आपको, मतलब जैसे यहाँ का ID कार्ड डाला तो 1 मीटर तक की लोकेशन बता देगा वो व्यक्ति कहाँ पे है, लोकेशन की एग्जैक्ट। हर स्थान का ID कार्ड हो गया, जैसे हर व्यक्ति का UPI ID कार्ड है ना कि भाई आपका अपना UPI ID कार्ड होगा, वैसे हर मेन लोकेशन का ID कार्ड रहेगा। आप जिस स्थान पर खड़े हो ना, उस स्थान का सर्च करोगे तो 7 अंक आ जाएंगे, और वो 7 अंक कहीं पे भी यूज करते ही आपकी लोकेशन बता दी जाएगी। ऐसा UPI ID कार्ड, भारत पिन नाम दिया उसको। बाड़मेर नाम आगे एक और आया इस तक, माई कैरियर एडवाइजर ऐप, बस मेरे भविष्य का एडवाइजर, मतलब थाना कोई सलाह बीज लेनी है कंपटीशन वगैरह की, तो मारी हमें थाना जरूरत को नहीं, थाना कई एप्लीकेशन में जानो है। माई कैरियर एडवाइजर शिक्षा विभाग ने शुरू किया है। NCERT और परख जैसे
साथ में मिला के 1500 से अधिक कैरियर विकल्प की जानकारी उपलब्ध है इसके ऊपर। आप किस भर्ती के लायक और कौन सी भर्ती की फॉर्म वॉर्म भर सकते हैं। कोटा हाड़ोती ट्रेवल मार्ट, कोटा की चंबल रिवर फ्रंट और आर्ट हिल ऑक्सी जोन सिटी पार्क में ये शुरू किया गया। ओम बिड़ला कोटा के ही है, आपको पता है, और राजस्थान पर्यटन विभाग ने किया है। ट्रेवल मार्ट है तो आपको पता है कि इसका उद्देश्य क्या होगा, ट्रेवलिंग। तो और इसका उद्देश्य है हाड़ोती के जितने जिले हैं, कोटा, बूंदी, झालावाड़, यहाँ पे पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ावा देना। 16वां राष्ट्रीय मतदान दिवस, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी। 26 जनवरी से ठीक एक दिन पहले। और मेरा भारत मेरा वोट थीम पर 16वां दिवस मनाया गया। हरिबाबू बागड़े ने उत्कृष्ट योगदान के लिए 79 अधिकारियों को यहाँ पे सम्मानित भी किया गया। इस समय मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? नवीन महाजन। रामसर ऑर्गेनिक, ये भी बाड़मेर का है, पन्नाराम हारण। इन्होंने रामसर ऑर्गेनिक नाम से एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी का एक विशेष जिक्र हुआ है। मोदी जी ने अपनी मन की बात में इस आदमी का नाम लिया है और इस कंपनी को 2023 में इन्होंने शुरू किया है। इसमें 900 से अधिक किसान जुड़े हुए हैं जो बाजरे को प्रोसेस कर उसके लड्डू तैयार करने का काम कर। बाजरे लड्डू बनाओ है छोरा, बाजरे लड्डू है। देखो पन्नाराम तो काम ढा दियो थे मोटी एड़ा, कहीं लाडू वाडू कहीं तो करो कहीं तो करो है। पन्नाराम बाजरी लाडू बड़े फेमस हो गए, बताओ। और मोदी जी ने रेडियो में मोदी जी नाम लियो, बताओ, बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री नाम कौन ले? तो एड़ो कोई थे कहीं पढ़ाई नहीं वेद गई आगे लाडू बीजा कोई एड़ा कोई गोठिया वोटिया कहीं तो बनाओ फेमस होने का तरीको है। तो ये काम हुआ है। चैंपियन ऑफ चेज ट्रेनिंग प्रोग्राम, आवाज नहीं, चैंपियन ऑफ चेज, एम्स और डब्ल्यू। आप इतने देर से पढ़ रहे, हम एनर्जी है बोलने रही नहीं है तो बैठे रहे डायट है वो बोलते जाओ अब ज्यादा कुछ रहा नहीं है, 7 पीपीटी रही है बस, 48 हो गई है पूरी बस। ए 48 ए 57 हमें लास्ट कहीं आई बस रहे। ज्यादा लोड नहीं लेना, हमें डरनो नहीं है, मोटो मोटो काम हो गयो है ये जाने आज घंटा 2 घंटा ला गया बड़े को लागे मस्त रहो। घर जाए पढ़ लिया एक बार पाछो। राजस्थान सरकार और यूएई सरकार के बीच में एक समझौता हुआ है। यूएई मतलब संयुक्त अरब अमीरात, और इनके बीच में 3 लाख करोड़ रुपए का एक समझौता हुआ है, जिसमें ये लोग क्या करेंगे, यूएई वाले राजस्थान में यही सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा, बस और कुछ नहीं है। अभी ये 3 लाख करोड़ रुपए लेके 60 गीगावाट लाइट के बनाए जाएंगे संयंत्र। जमीन सरकार दे दे है जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर रही, और यूएई की कंपनियां आएगी और यहाँ ये केजड़ियां काटेंगे फिर से। अब ये अब एग्रीमेंट अब हुआ है, अब ये सरकार ने एग्रीमेंट किया है। ये परमानेंट है। एक बार सोलर प्लांट लग गया ना वो परमानेंट है। ये अभी भले इतना बोले कि हम 20 साल के लिए ले रहे हैं, 40 साल के लिए ले रहे हैं, ये गए काम से गई जमीन पूरी। किसको? पैसे तो किसानों को मिलते ही है, किसानों की इनकम भी होती है, बट बायोडाइवर्सिटी के लिए सही नहीं। खेजड़ी क्यों काटते हो आप? खेजड़ियों को छोड़ दो, उसके आसपास भली बना दो, दिक्कत क्या है भाई? मैं कहता हूं एक खेत में कितनी खेजड़ी, उसमें कहां अटकाव आ रहा है? 3 या 4 प्लेटों का ही तो फर्क पड़ रहा है। अब डिमांड यही तो है कि खेजड़ी का एरिया छोड़ दो, उसको काटो मत, बाकी आप पूरे खेत में बना दो, क्या दिक्कत है? इतनी सी डिमांड, इतनी सी तो है, और क्या है? पर एक है कि मैं पूरे खेत में बिल्कुल फ्लैट करे हुए पूरे पूरे पट्टे लगा दा। किसान समर्थन और ग्राम उत्थान, किसान सम्मान निधि अब कितनी कर दी है? 9,000, पहले 6,000 हुआ करती थी। और फसली ऋण 50,000 करोड़ ब्याज मुक्त। गेहूं के लिए 2 वर्षों में 125 से लेकर 150 रुपए तक का बोनस और दे रहे हैं। बिजली के लिए 22 जिलों में दिन में बिजली उपलब्ध की जाएगी। पशुपालन के लिए भी अनुदान दिया है। ये सारे सरकार के बीच में एग्रीमेंट हुए हैं, यूएई सरकार की सहायता से ये काम करेंगे। यमुना जल समझौता थोड़ा ध्यान रखना, राजस्थान और हरियाणा के बीच में है, और 30 साल से यमुना के पानी का हम इंतजार कर रहे हैं। योजना ये थी कि चूरू, सीकर, झुंझुनू सहित शेखावटी के लगभग 570 मिलियन क्यूबिक मीटर इनको पानी मिलेगा। 1994 से लेकर आज तक इसके ऊपर है वो एक विरोध बना हुआ है।
जिसमें राजस्थान के ताजेवाला हेड से पानी अब तय किया गया है। तो अब राजस्थान के इन जिलों में यमुना नदी का पानी आएगा, ये एक बढ़िया बात है। अब एक खेल खिलाड़ी, थोड़ा खेल खिलाड़ी देख लेते हैं फिर छोड़ते हैं उसको। 69th नेशनल स्कूली बॉक्सिंग प्रतियोगिता। अभी स्कूलिंग प्रतियोगिता याद करने थोड़े होंगे है, बीजुत कहीं हो मोटे नेशनल आड़त याद हो जाओ। मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ, अंडर 14 है ये, और 3 गोल्ड सहित कुल 8 पदक जीतकर पहला स्थान राजस्थान ने हासिल किया बॉक्सिंग प्रतियोगिता में। स्वर्ण पदक यश कुमार, रजत अंश रावत, कांस्य कुशाल सिंह, याद हुआ तो ठीक है, नहीं तो नहीं एक एक पदक पढ़ लिया, एक बार पढ़ी उड़वा तो ठीक रहे, वो परीक्षा में कदे कदे याद आवे रो बेटो, नहीं पढ़ी उड़वा तो बिल्कुल ही को आवे। ठीक है, तो पढ़ लेना, ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ना मत, याद भली मत हो, लेकिन अगर आप पढ़ लोगे ना तो कई बार क्या होता है कुछ नाम फिट हो जाते हैं और एक आधे ऑप्शन डिलीट करने से उत्तर निकल जाता है। तो पढ़ने से ये है कि संभावना रहती है सही होने की, छोड़ दिया तो पूरी संभावना खत्म हो जाएगी। तो शस्त्र नहीं डालने, मेरा कहने का मतलब ये। राजस्थान स्टेट सीनियर शूटिंग बॉल चैंपियनशिप सीकर में आयोजित हुई है, और पुरुष वर्ग में गंगानगर ने जयपुर को हराया है और महिला ने अजमेर ने जयपुर को हराया है। सीनियर नेशनल वॉलीबॉल वाराणसी में आयोजित हुई, राजस्थान तीसरे स्थान के मैच में हरियाणा को 3-1 से हराया। राजस्थान ने तीसरे स्थान के मैच में हरियाणा को हराया, तो राजस्थान तीसरे नंबर पर रहा है। महिला वर्ग में केरल रही है, पुरुष वर्ग में भारतीय रेलवे, रेलवे की टीम अलग बनती है, सर्विसेज की टीम अलग बनती है, विद्या भारती की टीम अलग बनती है, मतलब आदर्श विद्या मंदिर वालों की, इनकी टीम अलग बनती है। व्यक्तिगत सम्मान, राजस्थान के खिलाड़ी रजनी को बेस्ट ब्लॉकर का अवार्ड दिया। ब्लॉकर की वे हम ठोके नहीं, हम हाइट ले ना बोल ना रोक्या करे, ब्लॉक किया करे, खेलड़ा कौन कर दे। राष्ट्रीय स्कूली तीरंदाजी प्रतियोगिता कहाँ पे आयोजित होती है? रांची में, और जनवरी 26 में। टीम गौरव राजस्थान की कंपाउंड प्रतियोगिता ओवरऑल चैंपियन बनी। बालिका वर्ग में ये बच्चियां थी। उपलब्धियां अगर आप आर्यन पारी की ठीक उपलब्धि है, बाकी ज्यादा कुछ है नहीं। कुल पदक 8 थे जीते, 5 गोल्ड जीते हैं इन्होंने, 2 सिल्वर और 1 ब्रांज राजस्थान ने जीता है। राजमाता गायत्री देवी मेमोरियल कप जयपुर पोलो सीजन के तहत 25 जनवरी 2026 को राजस्थान पोलो क्लब में हुआ। ये राजा महाराजाओं का गेम है पोलो, आपने देखा होगा, बड़ा खतरनाक गेम है, घोड़े पे खेलते हैं, बड़ा जोरदार गेम है, कीकरी खेले ठावन। फाइनल में जिंदल बेदला ने ऑप्टिमस अचीवर्स को हराया। कबड्डी संघ चुनाव हुए हैं जयपुर के अंदर। निर्विरोध अध्यक्ष बने जितेंद्र सिंह और उपाध्यक्ष हरजीत सिंह बराड़ बने हैं। अनंता मिस एंड मिसेज इंडिया 2026 जयपुर में आयोजित हुआ ये, और इसके विजेता रहे है तमन्ना राव, और मिसेज इंडिया में रही है श्वेता कुमावत। ठीक है, बाकियों ने भाग ही लिया है। कुछ खिलाड़ियों के नाम और बता देते हैं। सुनीता धोबी पैरा पावर लिफ्टर है। पैरा मतलब समझते हो? दिव्यांग। दिव्यांगों, जितने भी दिव्यांग गेम है उनके आगे क्या लगेगा? पैरा। पावर लिफ्टर मतलब भारोत्तोलक। 79 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने बढ़िया प्रदर्शन किया, 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। ये चैंपियनशिप रुड़की में आयोजित हुई थी, और स्टेट चैंपियनशिप साई द्वारा आयोजित थी, इसमें भी इन्होंने पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीता है। इसमें इतना ध्यान रखना, सुनीता धोबी का संबंध किस खेल से? पैरा पावर लिफ्टर। सिंधुजा जायसवाल ये आईटी प्रोफेशनल है, खिलाड़ी नहीं है, और मिसेज वॉग स्टार सीजन 4 का खिताब जीता इन्होंने। सामाजिक कार्यों में भी सक्रिय रहती है। ठीक है। विनीता गुप्ता, ये स्वतंत्र विधिक शोध संस्थान जयपुर में लॉयर है ये विनीता गुप्ता, और इनको रॉबिन वन ब्लू अवार्ड दिया गया है। ठीक है, इंडियन लॉ पार्टनर में भी ये शामिल है, तो ये वकील है। विनीता गुप्ता का संबंध विधि सेवा से संबंधित है। दिव्यांशी जैन नन्ही स्क्वैश खिलाड़ी, स्क्वैश खिलाड़ी है ये, और इन्होंने एडिनबर्ग में आयोजित स्कॉटिश ओपन स्क्वैश का खिताब जीता। 13 साल की बच्ची के जीते आवे बताओ। 13 साल टाबर हवाई जहाज चढ़े जावे, वो तो बिया जाए, वो रमे है कौन। और वहां जाके पदक जीतना करना बहुत बड़ी बात होती है। फाइनल उन्होंने भारत की ही सनाया परसरामपुरिया को सीधे सेटों में हराया। फाइनल में भारतीय टाबरी कॉन्फिडेंस आयो है। एक ही महीने में उनका दूसरा अंतरराष्ट्रीय खिताब है।
पहले कुआलालंपुर ओपन भी जीती, मलेशिया में जीती है। तो कुल मिला के अच्छी खिलाड़ी बच्ची, आगे बढ़िया कर सकती है। रुद्र कविया, ये शतरंज क्लब में है और इन्होंने, रुद्र ने 7 अंकों के साथ अपनी सभी बाजियां जीत ली। इन्होंने ये फाइनल मुकाबले में शिवम खेत्रपाल को पराजित किया। तो उसके बाद में है, और भी बहुत सारे लोग थे इस टूर्नामेंट में, याद रखने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर रिची सोग्रवाल, नाम से पता चल रहा है डॉक्टर है। विमेंस ग्लोरी अवार्ड लीडरशिप इन कॉर्पोरेट्स में दिया गया। डॉक्टर बीजोड़ी में वाली डॉक्टर है, पीएचडी वाली डॉक्टर। मैं डॉक्टर लगाऊं, एक इंजेक्शन वाला डॉक्टर है। वहां वाला डॉक्टर है, वहां वाली डॉक्टर है। रितिका चौधरी, जयपुर में आयोजित नेशनल ब्यूटी पेजेंट, ओ में ग्रैंड फिनाले में झुंझुनू की रितिका चौधरी ने खिताब जीता है। छोड़ो बेटा, याद को करना है। अशोक कुमार शर्मा, एक बार भारतीय एमेच्योर बेसबॉल फेडरेशन का उपाध्यक्ष चुना गया, ये बेसबॉल संघ के अध्यक्ष है। और लास्ट में आकांक्षा कुमावत, जालोर जिले के आहोर के बावड़ी गांव की है और फरीदाबाद में आयोजित 34वीं राष्ट्रीय बेंच प्रेस प्रतियोगिता में इतिहास रचा। इन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते भाई। ठीक है, ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, प्रिंट करके इसको बढ़िया पढ़ लेना। ये करंट हो गया आपका जनवरी महीने का पूरा।